यू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। नमस्कार दोस्तों। मैं शराब के सामने शक्ति हूँ। मेरा नाम अमित है। आभारी हूँ ईश्वर का आज के दिन अभी तक शराब के पहले रूप से दूर हूँ और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ईश्वर की कृपा से आज मुझे मिल रही है। तो जैसा अभी विपिन भाई ने हमें इंट्रोडक्शन दिया ही कि आज हमारे साथ श्रीधर भाई जुड़े हुए हैं और आज का जो टॉपिक है वह है कार्यस्थल पर आने वाली जो समस्या है। यह आज का हमारा टॉपिक है। तो अ, हम ये टॉपिक मेरे ख्याल से हम सभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे इससे, क्योंकि अ, अक्सर सोब्राइटी स्टार्ट होने के बाद में उसी कार्यस्थल पर जहाँ पे हम ड्रिंकिंग डेज में जाते थे वहां पर कभी कभी लोगों से टकराव हो गया या फिर है ना ईगो क्लैश हो गया या फिर बॉस कैसा बिहेव कर रहा है, ऐसी अन्य बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आज के इस विषय का यही उद्देश्य है कि इस विषय के बारे में हम लोग और अच्छे से जान सके। ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा दोस्तों। और ये शुरू के एक दो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, उसके बाद में फिर आप आपके आज के टॉपिक के ऊपर प्रश्न हो निवेदन करना चाहूंगा सभी मेंबर्स से। आप हैंड रेस कर अपनी प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। निवेदन करना चाहूंगा यह भी कि आपके प्रश्न आज के टॉपिक के ऊपर ही ये रखे, सीमित रखे। यदि अन्य कोई प्रश्न हो तो हम आफ्टर मीटिंग सेशन में ले सकते हैं। तो सबसे पहले श्रीधर भाई, आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे थैंक यू। स्टेपिंग स्टोन ग्रुप के इस मीटिंग में। और सेशन की शुरुआत हम श्रीधर भाई पहले पहला क्वेश्चन जो अक्सर है ना, मेरे साथ में भी ये हुआ कि कुछ ही दिन मैं सोबर था और परिस्थिति ऐसी थी कि मैं काम पे मुझे जाना ही था। तो लेकिन वहां पे जैसे ही मैंने काम पे जाना चालू किया तो अ, एक तो मेरे पुराने है ना कर्मकांड और वहां पे मैंने जो दिक्कतें पैदा की थी, इसकी वजह से कोई जल्दी से ना इस चीज पे ट्रस्ट नहीं करता था कि मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा। तो इस चीज को मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि मतलब ये विश्वास कि अब मैं सीरियस हूँ है ना, मैं शराब से दूर रहना चाहता हूँ और अपनी काम के प्रति पूरी निष्ठा से काम करना चाहता हूँ। तो क्या मुझे ये बताना चाहिए कि मैं अब एक ए मेंबर हूँ, एक ही संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी सोब्राइटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, या फिर नहीं बताना चाहिए? कैसे इस चीज को हैंडल करनी चाहिए जी? हेलो, माइक चेक। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी, लाउड एंड क्लियर। या नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम के यथाशक्ति आचरण, जिसकी वजह से मैं आज का दिन शराब से दूर हूँ। आज की तारीख है 7 नवंबर 2025, शुक्रवार, रात को 9:30 बजे। और स्टेपिंग स्टोन ग्रुप में मुझे ये शेयरिंग करने का, अपने अनुभव बताने का मौका दिया, सेवा का मौका दिया, इसीलिए मैं सभी भाई लोगों का आभारी हूँ। ज्यादा करके संजय भाई वरोरा, बाद में अनिरुद्ध भाई नासिक और अमित भाई रांची, इन तीनों के साथ मैं बात किया हूँ, तो इसीलिए इनका मैं आभारी हूँ। अब सवाल ये पूछा गया है कि काम पे जाने के बाद में बताना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कोई जरूरत नहीं बताने की भैया। मैंने तो नहीं बताया था। ऑफ कोर्स शुरू में मेरा धंधा था, तो मैं खुद ही धंधा कर रहा था, तो लेकिन मैं जिस कस्टमर के पास जाता था, उस कस्टमर के पास मैं जाके बताता नहीं था सोबरिटी की शुरुआत में कि अभी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जा रहा हूँ, अभी मैं सोबर हूँ। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें लोगों के अनुभव से एक बात समझ में आ गई है कि अगर हम काम पे जाना बंद कर दिए हैं और नए सिरे से काम पे जा रहे हैं, तो हमको एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट, अब आस्थापन जहाँ जैसे हो आपका, उसके हिसाब से नियम रहेंगे। कई जगह पे अक्सर मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आने को बोलते हैं, तभी ज्वाइन करवा लेते हैं। कई जगह पे अपने अपने तरीके हैं। तो जहाँ अगर पूछते हैं कि भाई इतने दिन कहाँ थे, क्या हुआ था, तो तभी आप बता सकते हैं कि शराब पीने की वजह से बीमारी हुई थी।
और उस बीमारी से दूर होने के लिए शराब बंद किया हूँ और अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की संस्था में जाता हूँ। बस इसके अलावा कोई जरूरत नहीं। लेकिन ज्यादा करके मेरा इरादा जो काम पे बताने का जो होता है वो ये होता है कि मुझे सहानुभूति मिल जाए, लोग अपनी तरफ जरा प्यार से देखे। पुराने जमाने में जब मैं शराब पीता था तब गुस्से से लोग देखते थे, क्योंकि हमने तकलीफ दी है ना लोगों को, सबको, हमारे साथीदारों को, हमारे बॉस को, तो ऐसे देखेंगी। तो आपका जो सवाल था अमित दादा कि क्या करना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बताने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप लोगों को समझ में आएगा। मैं अपना अनुभव से बताऊंगा। मैं जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में जाना शुरू किया था तो मैंने घर पे भी नहीं बताया था। तो एक आध महीने के बाद में मेरी छोटी बहन मेरी को बोली कि भैया दादा, हमको दादा बोलते थे, तो दादा जहाँ जा रहे हो वहां जाते रहो। तो उनको मालूम नहीं था कहाँ जा रहे हैं, वहां क्या होता है, मीटिंग क्या होती है, अल्कोहलिक्स, वो सब मालूम नहीं था। तो कुछ दिन के बाद में शराब बंद करने के बाद सबको समझ में आता ही है, साला अभी बेवड़े का मुंह का बास नहीं आता है, चिड़चिड़ापन नहीं करता है, तो ये समझ में आता ही है। तो हमको जानबूझ के बताने की जनरली आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर केस अलग अलग होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे स्पॉन्सर ने, मैं जब आया अल्कोहलिक्स तो यही बताया, भैया पहले होम ग्रुप बनाओ, पहला इनिशियल स्पॉन्सर ले लो, जो भी तुमको, तुम्हारे होम ग्रुप में जो आदमी बुड्ढा जो है, जो अच्छा है तुम्हारे एरिया में रहने वाला, उसका इनिशियल स्पॉन्सर कर दो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यथाशक्ति कार्यक्रम का आचरण, 12 कदमों का आचरण करो। चौथा पांचवा कदम से प्रोग्राम सही मायने में शुरू होता है। आगे चल के किताब पढ़ो और जो तुमको मिला है वो दूसरों को देने के लिए 12 स्टेपिंग करो। और तुम्हारे पास स्पॉन्सर होना चाहिए। 2 साल सोबराइटी के बाद में हर एक के पास स्पॉन्सर होना चाहिए। तो ये हमारे ओल्ड टाइमर ने सिखाया, इसी के ऊपर हम चलते रहे। क्योंकि मैं जब 18 साल का था तब शराब पीना चालू किया, 29 साल का था तब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेशा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर श्रीकांत जोशी, मेरे पिताजी और मेरे भिवंडी ग्रुप के फाउंडर मेंबर सुभाष के, इनकी मदद से मुझे मिला। और आज मुझे 36 साल मैं सोबराइटी हूँ है मेरी, और मेरी उम्र 66 है, 65 कंप्लीट। और कामकाज की जगह पे मेरा लंबा अनुभव है, क्योंकि मैं 1981 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में काम करना शुरू किया। उसके पहले भी कर रहा था। तो 1981 से लेकर अभी 2025, तो 44 साल मैंने काम किया है। तो मेरे पास प्रदीर्घ अनुभव है और अलग अलग टाइप के काम किया हूं मैंने। तो इसकी कहानी आगे चल के बताऊंगा। तो अमित भाई, पहले सवाल का जवाब हो चुका है, मेरी थोड़ी इंट्रोडक्शन भी मैंने करवा दी है। आप अपना अगला सवाल पूछ सकते हैं। ओवर। थैंक यू श्रीधर भाई। तो नेक्स्ट जो मैंने भी फेस किया कि मेरी काम की जगह ऐसी है या मेरा ग्रुप ही ऐसा है कि अ, कुछ फंक्शंस हो गए या फिर है ना कलीग्स के बीच में रहना जहाँ पे ड्रिंक्स आ ही जाती हैं। और डेफिनेटली उनको भी पता था कि, या उनको पता है कि मैं ज्यादा पीता हूँ। लेकिन अब मैं कुछ दिन कुछ महीने सोबर हूँ, तो अब वो मुझे फोर्स करते हैं कि चलो थोड़ा सा तो चलेगा यार, पीना नहीं, लेकिन आ तो जाओ, है ना। देखो मैं भी नहीं पीता हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ ना, तो हम दोनों तुम डिनर आके कर जाना। इस तरीके की अगर मुझे फोर्स करा जाता है, या फिर काम की वजह से ही मुझे ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पे ड्रिंक्स सर्व की जाती है, तो और मेरे स्पॉन्सर ने भी बोला कि भाई आप ऐसी जगह पे जाना ही नहीं है आपको, है ना, ऐसे दोस्तों के साथ में आपको रिश्ता रखना ही नहीं है, अवॉइड करना है जितना हो सके। तो इस चीज में मतलब लेकिन वो स्थिति ये भी आती है कि कैसे मना करूं, नया नया हूं तो अभी एकदम रिश्ते काट नहीं सकता एकदम, थोड़ा अपना इम्पोर्टेंस भी रखना है ना, रिलेशंस, मेनली रिलेशंस भी रखने हैं, या फिर सिंपली काम की वजह से ही जाना है, लेकिन रिस्क है। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? सवाल आपका ये है कि काम की जगह पे, जहाँ पे मैं सोबर होने के बाद में या अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में जहाँ शराब सर्व की जाती है वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि अपनी एक किताब है लिविंग सोबर,
सम मेथड्स ए मेंबर्स हैव यूज फॉर नॉट ड्रिंकिंग, हिंदी किताब ये अवेलेबल है। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरे स्पॉन्सी को और नए लोगों को कि बिग बुक लेने से पहले आप सोबर जीना, ये जो किताब है लिविंग सोबर, इसको खरीद लीजिए। इस किताब के अंदर आपके सारे सवालों का जवाब है। इसमें एक तो 31 चैप्टर्स दिए हैं, और जहां इंडेक्स दिया है उसके पीछे सम क्वेश्चंस ऑफन आस्क्ड बाय न्यू नॉन ड्रिंकर्स एंड पेजेस दैट ऑफर सम आंसर्स। तो अभी अमित भाई ने जो सवाल पूछा है कि भैया नया नया बंदा हूं मैं, तो काम पे जगह ऐसे जगह जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो अनुभव हमारा ये है कि पहले 90 दिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग शुरू करने के बाद दनादन मीटिंग करते हैं हम लोग ज्यादा करके। एक बार चस्का लग गया, पहला 2-4 मीटिंग में हमको सोचना पड़ता है, जाना नहीं जाना, मैं बेवड़ा हूँ नहीं हूँ, इधर जाने से क्या फायदा होगा, ये सब हम सोचते हैं। लेकिन 4-6 मीटिंग के बाद में हम दनादन अलग अलग जगह पे मीटिंग करना शुरू करते हैं, तो हमको कोई न कोई ओल्ड टाइमर मिल ही जाता है। और वो मुझे ये बताया गया था पहले 90 दिन जहां शराब सर्व की जाती है वहां बिल्कुल जाओ मत। कितना भी इंपॉर्टेंट काम होने तो बोलना मेरा तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, बीबी की तबीयत ठीक नहीं, कुछ भी बहाना बताइए, लेकिन पहले 90 दिन जहां लीकर सर्व किया जाता है ऑफिस में वहां जाना ही नहीं है। अब दूसरा सवाल ये है कि 90 दिन के बाद क्या करना है, फिर 90 दिन के बाद तो जाना ही है। तो हम लोगों ने बहुत बहुत अलग अलग तरीके किए हैं, जो मैं भी किए कर चुका हूँ। और सबसे आसान तरीका ये है कि जाने से पहले दबा के खा लेने का। हम लोग मुंबई मुंबई में रहने वाले, तो वड़ा पाव खा के जाओ भैया, या घर का खाना खा के जाओ, या वहां जाने से पहले होटल में घुस जाओ और कहीं तो पेट दबा के खा लेना, जूस पी लेना, मीठा खा लेना, जो भी करना है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट का प्रोग्राम कहा जाता है, हंग्री एंग्री लोनली टायर्ड, भूखा मत रहिए। और पेट भरा रहेगा तो शराब की याद कम आती है। इसीलिए पार्टी में जाने से पहले दबा के खाना खा के जाइए। दूसरी चीज, किसी ए मेंबर को साथ में लेके जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है, या ऑफिस में काम करने वाला कोई ए मेंबर है तो उसके इर्द गिर्द रहिए। तीसरी चीज, जाने से पहले अपने स्पॉन्सर, इनिशियल स्पॉन्सर या स्पॉन्सर के साथ बात करके जाइए कि मैं भाई ऐसे जगह जा रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगा, फोन मेरा प्लीज उठा लेना। या तो ऐसे 2-3 मेंबर को बोल के रखना, अरे यार मेरे को पार्टी में कंपलसरी जाना है यार जबरदस्ती, तो नहीं जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, लोग ज्यादा बात करेंगे, कहाँ गया बेवड़ा आया नहीं, इसलिए ऐसा वैसा, मैं जा रहा हूँ तो तैयार रहना। और इसमें बताया गया है कि जब पार्टी में गिलास हाथ में लेने के वक्त आता है तो दो ऑप्शन है, एक तो हाथ में गिलास ले मत, तो कोई न कोई पूछेगा क्यों बे पीता नहीं है भाई, नहीं यार जरा तबीयत खराब है, आज का दिन नहीं पीऊंगा बोला है, बाद में देखते हैं, ऐसे करके टाल सकते हैं। या तो फिर ग्लास हाथ में ले लो और बाजू के पेड़ पौधे बहुत सारे हैं उसमें जाके खाली कर दो, पानी भर के रखो अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जूस वाला भी घूमते रहता है। और जितना हो सके उतने ऐसे पार्टी में जो ओपन ड्रिंक सर्व किया जाता है उसको लेना ही नहीं है। जो फुल बॉटल है ना, पैक बॉटल है, अपने सामने ले लो, थम्स अप ले लो, कोका कोला ले लो, वो पैक बॉटल मंगा लीजिए और अपने हाथ से खोल के पी लीजिए, ताकि हमको ये डर नहीं रहेगा कि कोई साला इसमें बीच में काला कांडी करता है, घुसा दिया और मैं टाइट हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए पेज नंबर 66 to 71, लिविंग सोबर इंग्लिश, what do I say and do at a drinking party? How do I explain to people why I'm not drinking now? What about drinking dreams? ये बहुत सारे सवाल दिए हैं, मतलब इंडेक्स तो दिया ही है, पेज नंबर चैप्टर नंबर 1 to 31, उसके पीछे ये 11 सवाल दिए हुए जिसमें हमारे सभी जवाब, ये जो क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है कि काम की जगह पे जहाँ दारू सर्व किया जाता है जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब इसमें और एक बात है, अभी अभी मतलब मैं अभी 36 साल सोबर हूँ, तो पिछले 2-4 साल में मुझे एक नया वर्ड मालूम पड़ा जो है मिक्सोलॉजिस्ट। अब मुझे भी मालूम नहीं था, तो मैंने मेरे स्पॉन्सर को फोन किया, सुनील दादा बदलापुर फोन किया, उसका तुरंत 3 मिनट के अंदर फोन आया और मैसेज आया व्हाट्सएप पे, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट सब ढूंढ ढांड के निकाला मिक्सोलॉजिस्ट क्या होता है। तो मिक्सोलॉजिस्ट बंदा जो है उसका काम ये है कि दो अलग अलग शराब को मिक्स करना है
और उसका क्या अलग कॉकटेल बनाना है और वो सर्व करना है। तो उसको मिक्सोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। ये हम लोग 5 स्टार होटल में जो लोग जाते हैं उनको मालूम है। मैं शराब पीने के लिए तो कभी गया नहीं अपने पैसे से, फुकड़ में पीने को गया था। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, तो हमारी कॉन्फ्रेंसेस चलती थी। तो शुरू करने वाला और खत्म करने वाला शराब पीने का जो कोटा होता है वो मैं ही रहता था। लेकिन तब नॉन अल्कोहलिक अल्कोहलिक की सीमा रेशा पे था मैं। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मुझे समझ में आया कि मिक्सोलॉजिस्ट करके धंधा करने वाला एक बंदा था। 6-8 महीना अंदर बाहर हमने उसको सुझाव दिया था कि भाई पैसा कम मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन तू जरा धंधा तेरा बदली कर लेना। लेकिन वो नहीं मानने को तैयार था। वो उसका कहना भी बराबर है। अरे भाई मैं टिटवाला में रहता हूँ, टिटवाला से रोज दादर आने के लिए कार आती है मेरे घर पे और मेरे को घर पे ड्रॉप करती है, और मेरे को 2-2.5 लाख रुपया पगार है। अभी मैं यहाँ से वेटर या स्टूवर्ड बनता हूँ तो मेरी सैलरी 50,000 रुपया हो जाएगी। 2,50,000 से डायरेक्ट 50,000, और ये गाड़ी बीड़ी सब बंद हो जाएगा और लोगों के सामने जाके मेरे को ऑर्डर लेना पड़ेगा और क्या क्या सब करना पड़ेगा, जिसका मैं आदी नहीं हूँ। तो 6-8-10 महीना अंदर बाहर वापस पिया वापस गया, काम की जगह पे पीना पड़ता है। ऐसे लोगों को अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बुजुर्ग लोगों ने हमको बताया कि भाई तेरा ये नौकरी धंधा जो है, जिसकी वजह से तेरे को शराब पीना ही पड़ेगा, इट इज पार्ट ऑफ योर जॉब, उसको छोड़ दो। तो आपका जो प्रश्न था कि काम पे जगह पे जहाँ शराब सर्व की जाती है जाना कि नहीं जाना है, उसमें मैंने, क्योंकि तुम्हारी सोबरिटी कितनी है, कितने दिन से तुम मीटिंग में आ रहे हो, तुम्हारा स्पॉन्सर है कि नहीं है, कदम लिए है कि नहीं लिए है, ये सब देखना पड़ता है। तो मेरा अनुभव से और किताब में जो कुछ लिखा है उसका आंसर मैं देने की कोशिश की है। ओवर। थैंक यू श्रीधर भाई। अ, मुझे भी ये मेरे साथ में भी ये स्थिति आई थी और ना मेरे स्पॉन्सर ने ये बोला था कि पहले तो यार अपना मोटिव चेक कर लो कि तुमको जाना जरूरी है कि नहीं है। तो है ना वो वो और ये प्रोटेक्टिव शील्ड, ये मेंबर्स की, ये मीटिंग्स की, ये लिटरेचर की। तो थैंक यू दोस्तों। सभी मेंबर्स से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक के ऊपर आपके जो भी प्रश्न हो, आप हैंड रेज कर अपने प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। माइक अनम्यूट कर अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं 2 से 3 मिनट लेकर। तो निवेदन करना चाहूंगा जरूर, है ना। बस एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ इसके बाद में। विपिन भाई आपका हैंड रेज है, आप पूछिएगा। तो श्रीधर भाई, ये भी है ना, मुझे मेरे साथ में हुआ कि जो मेरे कलीग्स हैं, मैं कुछ ही महीना सोबर था और मुझे टॉन्ट करते थे काफी कि ना तू संत बन गया है क्या, या फिर और भी काम से रिलेटेड लोग है ना, कि क्योंकि मैं काफी चीजें, सिर्फ शराब पीने की बात नहीं, और भी चीजें ना कि फालतू के काम नहीं करने हैं। अ, वो जो एक गेस्चर वाला था ना, गुड गेस्चर में कोई गिफ्ट शिफ्ट भी दे रहा है वैसा भी। तो उसके चलते काफी टॉन्ट सुनने पड़ते थे कि अरे तुम तो संत बन गए हो, है ना, तुमको याद नहीं है वहां पे क्या किया था। या फिर मेरे पुराने जो कर्मकांड है उसके बारे में बता के मेरा मजाक उड़ाना। तो ऐसे समय पे गुस्सा भी काफी आता है, दिमाग भी काफी खराब होता है। तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? सवाल ये है कि जहाँ करेले बोए हैं, जो वो करेले जब आने लगते हैं, उसके पेड़ फूलने लगते हैं और हमको तकलीफ होने लगती है, तब क्या करें। जब करेले बोए थे तो मजाक कर रहे थे, तेरे बाप की पीता हूँ क्या, तेरे पैसा पैसा मांगा है क्या, काय को मेरे को सलाह देता है, हर कोई मरने वाला है, तो मैं शराब पी के मरूंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे जो साथीदार थे, हमारे जो एचआर मैनेजर से सब थे, अरे मैं एक दिन ना, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, मैं 2 घंटे के बाद बुलाया था हम लोगों को, सब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक साथ में, बड़ा डॉक्टर था, औरंगाबाद में काम करता था मैं, ये महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद, यूपी वाला नहीं, औरंगाबाद में काम करता था, और डॉक्टर बड़ा आदमी था। और मेरे बॉस जो थे ना, सिंह साहब करके, वो औरंगाबाद के रहने वाले थे। तो वो सब डॉक्टरों को जानते थे वैसे, और मैं मुंबई से वहां गया था। तो क्या करना यार, 2 घंटा बैठ के पागल हो जाएगा आदमी।
तो मैं बियर पीने गया बाजू का बार में। बियर पी के बाद में आया और जैसे केबिन में घुस गया तो एसी केबिन है भैया, तो दो तीन बियर मार के आएगा तो बात तो आता ही है। और डिटेलिंग करने के लिए डॉक्टर के पास बहुत नजदीक जाके बैठना पड़ता है, क्योंकि हाथ में फोल्डर रहता है और उसको दिखाना पड़ता है, सैंपल देना है, तो बहुत नजदीक जाके बैठना पड़ता है। तो शराब का बात तो आ ही रहा था उसको, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो टनाटन डिटेलिंग डिटेलिंग करके उसको समझाया, सैंपल विंपल दिया, वापस आ गया। 4 दिन के बाद मेरा बॉस ने फोन करके मेरे को बुलाया, औरंगाबाद सिटी में ही अपने घर पे बुलाया और बोला, अबे साले तू पी के जाता है वहां पे? बोला नहीं यार। अरे बोले नहीं यार क्या, डॉक्टर मेरा दोस्त है, वो ऐसा थोड़ी बोलेगा यार। फिर मुझे याद आया, हाँ मैं शराब पी के गया था। तो ऐसे कांड करेले जो बोए थे वो आने लगे। तो अब क्या करना है भैया, तो अपने पास दो चार ऑप्शंस है। एक बात तो ये है कि गुस्सा आना ला जायज है यार, किसी भी आदमी की चड्डी निकालेंगे तो उसको गुस्सा तो आना ही है। और लोग क्या डायलॉग मारते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हद चली, ये कुत्ते की दुम है, कितने दिन सीधी रहती है हम भी देखेंगे जरा। हमको भी तो तकलीफ दिया है ना, तो हम थोड़ा बोलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, तुमको सुनना चाहिए साले, इतने दिन तुम हमारी खींचता था ना, तुमने कभी पी नहीं है, तुम क्या मुझे सलाह दे रहे हो, क्या उल्टी सीधी बातें हमने पी के लोगों को बताई है, तो सुनना तो पड़ेगा भैया। अब सवाल ये है कि नहीं सुनना है तो क्या करना पड़ेगा। एक तो ये है कि भाग जाओ वहां से, वो संभव हो तो भाग जाओ, लोगों को बोलने दो, देख अभी इसका टर्न आया तो भाग गया, देख साला पहले क्या कैसा आवाज करता था, आप शराब नहीं पीते तो बिल्ली हो गया। बोलने दो लोगों को, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आसान तरीका है, फिजिकली यहाँ वहां से हट जाइए, ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका है, उसमें से एक ना एक तो तुम्हारा दोस्त रहेगा ना भैया, एक ना एक तो कोई सीधा आदमी रहेगा, उसको जाके बोलो, अरे भाई जरा मेरे को संभाल लेना, मैं अभी अभी शराब बंद किया हूँ, ये लोग मुझे उंगली करता है। हो सकता है कि वो बंदा दूसरे लोगों को बोलेगा, अरे जान दे यार, छोड़ दे यार, अभी मत मजाक करो। और तीसरी चीज है, ऊपर वाले की प्रार्थना करो, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी, हे ईश्वर। तो हे ईश्वर करेगा तो ईश्वर तुमको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं देता है नए सिरे से मारामारी करने के लिए। ईश्वर तुमको उसी समस्या के साथ रहने के लिए, सामना करने के लिए शक्ति देता है। तो हमारा अनुभव ऐसा है कि भैया जब जाओ वहां पर, क्योंकि मैंने कहाँ कहाँ काम किया है मैं बताता हूँ, लिस्ट बताऊंगा तो आप बोलेंगे अरे यार कैसा आदमी है। सबसे पहले तो मैं सेकंड ईयर डिग्री फार्मेसी में फेल हो गया, तो मेरे चाचा ने मेरे को लगाया था मैक लेबोरेटरीज विद्या विहार। उसके बाद में मैं थर्ड ईयर पास होने के बाद में 4 साल का कोर्स था, तो 3 साल के बाद में इम्प्लांट ट्रेनिंग था। तो केमो फार्मा नाम की कंपनी थी विक्रोली में, विद्या विहार नहीं, शिवड़ी में। तीसरा था, मैं ग्रेजुएट होने के बाद अप्रेंटिस लगा जेफरी मैनर्स, जो वायत लेबोरेटरीज की सिस्टर कंसर्न है, वो विक्रोली में 1 डेढ़ साल काम किया। उधर मुझे बहुत इनसिक्योरिटी थी कि अपने को परमानेंट नहीं करेंगे। उसके बाद में मैंने फार्मेड गुजरात लाइफिलाइजेशन नाम की कंपनी थी कुर्ला में, वहां पे काम किया। उसके बाद में मैंने ईमर्क इंडिया, नाम सुना रहेगा आपने, उस मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, शिफ्ट ड्यूटी वगैरह होती थी। फिर मुझे झटका आया कि ये मैन्युफैक्चरिंग में कुछ दम नहीं, मैं गया मार्केटिंग में। फिर मार्केटिंग में मैं पूना में काम किया, फिर औरंगाबाद में काम किया, कॉन्सेप्ट फार्मा फॉल्स रिपोर्टिंग किया, बॉस भी था मेरा, पकड़ा गया बहुत बार। फिर उसके बाद में मेरे को एक पार्टनर, मेरा दोस्त था, कलीग था, उसने ऑफर दिया तो मेडिकल स्टोर चालू किया, उसमें ज्वाइन हो गया। फिर मेडिकल स्टोर में मैं बहुत शराब पिया, सुबह से लेकर रात तक शराब पिया। उसने समझाया, ये सब किया, फिर सेपरेशन का एग्रीमेंट किया और कुछ नहीं हुआ, मुझे जीपीएल दे के हकाल दिया वहां से। फिर मैंने छोटा सा अपना धंधा चालू कर दिया, डॉक्टरों को सप्लाई करने का। फिर उसके बाद में मैं धंधा करता था, तब मेरा स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि भाई तू नौकरी अच्छा करेगा। फिर मैं आजू बाजू में एक डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेज था, वहां पे प्रोफेसर बन गया। और फिर सोब्राइटी में पहला जॉब था, सोब्राइटी में, अरे उधर यार मेरे को एक वो क्लर्क था, पहला सैलरी दिया तो क्या क्या करेगा भाई तू इतना सैल पैसा लेके। मैं बोला उधर जाने वाला है, मैं रेड लाइट एरिया में जाने वाला है, तुम आओगे क्या, तुम्हारा भी पैसा भरूंगा। ऐसा उल्टा सीधा जवाब देने वाला सोसाइटी में भी मैं बंदा था। उसके बाद में 8 10 साल के बाद में वो कॉलेज बंद हो गया। फिर मैं एलएलबी था, वो पास हो गया, आधा बाकी था। फिर मैंने एलएलएम किया, थाना कोर्ट में वकालत की।
और फिर मैं थाना कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, अंबेडकर कॉलेज, मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लॉ का था। फिर 2020 में मैं रिटायर हो गया। फिर ओरिएंटल कॉलेज में मैं प्रिंसिपल था, 4 बार प्रिंसिपल हो गया मैं। और अभी मैं विजिटिंग फैकल्टी प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ एलएलएम को, क्रिमिनल लॉ में। तो ये मेरा 44 साल का अनुभव है। तो बहुत जगह पे मार खाया है, बहुत जगह इज्जत का फालूदा हुआ है। लेकिन एक बात है कि अक्सर नई जगह पे जब भी मैं ज्वाइन हुआ तो मैं ए मेंबर हूँ, किसी को नहीं बताया है, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो आपका जो प्रश्न था कि काम पे तो लोग टांट मारेंगे ही, शुरू शुरू में तो कम से कम, और शुरू में ही ज्यादा जरूरत है ना भैया। बाद में तो एक बार आदत हो गई हमको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन शुरू में या तो दूर रहो, या तो साथ में रहेगा तो उसमें से किसी को बताओ, या तो फिर सबको हाथ जोड़ के एक बार बताओ, जो ज्यादा काटता है उसको एक बार हाथ जोड़ के बताओ। अ, या तो फिर अपनी ताकत बढ़ाओ, अपने साथ में प्रेयर रखो, प्रेयर रिसाइट करो। ओके, ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर भाई। बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विपिन भाई, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। श्रीधर जी, बहुत ही सारे क्वेश्चनों के जवाब मिले और इम्पोर्टेंस समझ में आया मुझे। फिर से वापस अपने संयमी जीवन के महत्व समझ में आया कि क्या जरूरत है मुझे। मेरा क्वेश्चन था वो शायद अमित भाई ने पूछ लिया। और मेरा एक क्वेश्चन और था, क्या आपको कभी मेरे वही दोस्त जो मुझे हमेशा बोलते थे विपिन, शराब से दूर रहे तू, हम भी तेरे साथ में पीते, तू ज्यादा पीता है। और शुरुआत के 6-7 महीने तक तो वो मेरी बहुत तारीफ करते रहे और बड़े प्यार से, बहुत अच्छा, अरे विपिन शाबाश, तू मीठे, तू किसी पार्टी में नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। मगर वही दोस्त फिर एक समय आता है जब बोलते हैं विपिन एक तो चलेगी तेरे को, आज तो बैठ जा। या इस सिचुएशन के अंदर में इमोशनल अनबैलेंस होने की रहती है स्थिति कि ये वाली चीजें हैं, तेरे को ये अब शाबाश कर रहे हैं। तो इन सिचुएशन या इस स्थिति से मुझे किस किस तरह से निकलना चाहिए, अगर वो मेरा मैनेजर, मेरे ऑफिस का दोस्त भी है और मैनेजर भी है, जो मेरे साथ में कई सालों से पीते भी रहते हैं या पिया भी था। तो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल, मना भी नहीं कर सकता हूँ और हाँ करने में भी बड़ी दिक्कत आती है, और जॉब छोड़ने की फिर स्थिति, और इन चीजों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। विपिन भाई, सवाल प्रश्न अच्छा है। और मैं भी उसमें से गुजरा हूँ कि शुरू में या तो जानबूझ के खुजली करने के लिए लोग बोलते हैं, या अनजाने में बोलते हैं, दोनों चीजें। जानबूझ के बोलने वाला है उसको तो वो जो सोया है उसको उठा सकता है, जो नाटक करता है उसको कैसे उठाएगा। तो उसको समझाना बहुत तकलीफ वाली बात है। लेकिन जो अनजाने में बोलते हैं उनको यही बोलना पड़ेगा हमको कि भैया डॉक्टर ने मना किया है, आज का दिन नहीं, बाद में देखता हूँ। आज का दिन नहीं है यार, आज मेरा उपवास है, पत्नी ने व्रत रखा है, मेरी डॉक्टर ने बताया कि अभी तेरा इलाज चालू है, देख ये गोली में अपने पास बी कॉम्प्लेक्स की गोली कभी भी रखना है भाई। कोई भी गोली रखो, पैरासिटामोल रखो, बी कॉम्प्लेक्स रखो, या कोई भी बीमारी की कोई भी गोली रखो। ये देख, कोई तुम्हारा गोली देखने के लिए नहीं है, दिखा मेरे को कौन सा गोली है, इसके ऊपर अल्कोहल पिएगा तो कुछ नहीं होता है, मुझे मालूम है, ऐसा कोई बता नहीं जाता। तुम्हारे में इतना कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है यार। सबको मालूम है तुम पिएगा तो साला बेवड़े जैसे ही पिएगा, इसके लिए तुमको खाली पहला झूल मारता है बस। तो उस झूल को बचाने के लिए हमको ना बोलना पड़ेगा, ना तो बोलना ही है यार। पीना बोलेगा तो मौत है ना हमारे लिए, तो ना तो बोलना ही है। अब सवाल ये है कि कैसे ना बोले उसको। एक आइडिया ये होती है कि पार्टी में थोड़ा लेट जाओ, मतलब सबके गिलास हाथ में आ गए ना तो तभी जाने का, और अपना ग्लास लेने का चुपचाप, कोई तुम्हारी तरफ देखता नहीं है यार। मुझे ही ऐसा लगता था शराब पीने के समय की साला, अरे मैयत में जाओ तो मुझे लगता है मैं ही सोया हूँ मुर्दा हूँ, और शादी में जाओ तो मुझे ऐसा लगता है मैं ही घोड़े पे बैठा हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए थोड़ा लेट जाएगा ना पार्टी में तो कोई देख, अबे क्या बे लेट आया, हाँ गिलास लेके हाथ में खड़ा रहो, पानी है कि जीन है कि वोडका है, कौन देखता है यार तुम्हारे तरफ गिलास की तरफ और तुम्हारी तरफ। हाथ में गिलास लेके घूमते रहो भैया सबके अंदर। ये भी एक आइडिया है, लेकिन ये बहुत कठिन है। क्योंकि अगर वापस मैं लिविंग सोबर किताब में जाऊंगा तो उसमें वही बताया गया है, पेज नंबर 66, व्हाट डू आई से एंड डू एट अ ड्रिंकिंग पार्टी। पेज नंबर 66 जो है उसमें उसका जवाब उसने
दे दिया है। क्या दिया है उसने? बीइंग वेरी ऑफ ड्रिंकिंग ओकेजन्स। वो बोलता है पेज नंबर 21 पे, इसी चीज के लिए हमने पहले एक बार बात की है। और वो जो है उसमें उसने समझाया है। क्या बोलते हैं लोग? कम हैव अ ड्रिंक, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, व्हाई यू कांट बी एन अल्कोहलिक, डोंट यू ड्रिंक, जस्ट वन वोंट हर्ट। अरे एक पिएगा कुछ नहीं होता यार, तू इतना पीने वाला है। आवर नॉट ड्रिंकिंग क्रिएट्स लेस ऑफ अ स्टर देन वी फियर्ड इट वुड। जो हमको लगता था कि सब लोग बोलेंगे अरे पीना मांगता है, पीना मांगता है, अरे तू नहीं पीता है, ऐसा वैसा है। तो मेनी ऑफ अस डू नॉट हेजिटेट व्हेन इट इज एप्रोप्रिएट टू टेल से आई एम नॉट ड्रिंकिंग नाउ। आज का दिन मैं शराब से नहीं पी रहा हूँ, नो थैंक्स। अरे ज्यादा लोगों को अपने में इंटरेस्ट ही नहीं है यार। एक आध दो बार बोलेगा छुट्टी है, जान दो, छोड़ दो, इसके साथ बात करने में कोई मतलब नहीं है, अपना अपना पी लो। और जब कंपनी की पार्टी रहती तो फुकट वाली रहती, तो फुकट वाली रहती तो हर एक आदमी का अलग अलग एजेंडा रहता है। तो इसीलिए ये तकलीफ वाली बात तो है भैया, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। और जैसे कि हमेशा बताया जाता है कि ये कोई आंसरिंग मशीन तो है ही नहीं भैया। मैं भी कोई पीएचडी किया हुआ बंदा तो है ही नहीं कि सब चीजों का अक्सर इलाज मेरे पास है, रामबाण इलाज मेरे पास है। ऐसा बिल डब्ल्यू भी नहीं बोल रहा है और मैं भी नहीं बोल रहा हूँ और कोई भी बोल नहीं रहा है। तो अपने सिचुएशन के फेस करने से पहले अपने स्पॉन्सर के साथ बात करो और पेट भर के जाओ। हंग्री एंग्री लोनली टायर्ड, ये तो पक्का याद रखना है भैया। खाली पेट जाओगे तो मर गया, फिर मैं खुद ही जाके उठाऊंगा। अब बिल डब्ल्यू ने डिक बुक में स्टोरी बताई है ना, दिमाग में कोई ख्याल नहीं था और आर्मिस्टिक डे था और कोई फुकट में पिलाने लगा। और जिस बंदे के साथ में बस में बैठ के मैंने उसको आधा घंटा समझाया था कि मैं पी नहीं सकता हूँ, उसी के सामने ढपाढप बिल डब्ल्यू पीने लगा, टाइट हो गया। और वो बंदा बिल डब्ल्यू को बोलने लगा, अबे तू तो मेरे को बस में बोल रहा था ऐसा एलर्जी है और ऐसा ऑब्सेशन आता है और मैं पी नहीं सकता हूँ, अभी तो दे धनाधन पी रहे तू। नहीं नहीं, बोले आज आर्मिस्टिक डे ना, आज का दिन पीता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारे बुजुर्गों से हमारी प्रॉब्लम है, 90 साल से हमारी प्रॉब्लम है कि क्या बताए लोगों को भैया जिससे लोग कन्विंस हुए। तो लोग गए तेल लगाते, अपनी सोबरिटी इंपॉर्टेंट है, जो दिमाग में आए वो बोलो, वो समझे ना समझे, उसको अच्छा लगे बुरा लगे बाद में देखा जाएगा, लेकिन उस वक्त को टाल दो, इतना पक्का है। थैंक यू, ओवर। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो मच। विपिन भाई। नेक्स्ट सेशन के लिए जय भाई, स्वागत है आपका। जी जी 2 से 3 मिनट का अपना प्रश्न ले लीजिए। जी जी थैंक यू अमित भाई। मेरा मेरा सवाल श्रीधर जी से ये है, 17 साल का अल्कोहलिक जीवन रहा मेरा, और तब करीबन करीबन इस दरमियान मैंने 20 नए नए तरह के बिजनेस किए हैं, जिसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, नर्सिंग होम चलाया, ऑटो कंसल्ट का काम किया, रेडीमेड फर्नीचर, होटल, सारी लाइन का। बट मैं लॉ किया हुआ था, तो जब मैं 22 दिसंबर में आई मैं, तो मुझे पता चला कि नहीं यार, मुझे सारे कामों में ध्यान नहीं लगा कि एक ही जगह करना चाहिए। तो अभी मैं 2022 से लॉ के ही देख रहा हूँ, बाकी के सारे काम साइड में कर लिए, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में आता है कि यार ये जो मैंने इतना नॉलेज लिया वो तो कोई काम का रहा नहीं बिजनेस का, और अब मैं इस फील्ड में बैठ रहा हूँ, तो मेरी एज भी अभी करीबन 45 है। तो कभी कभी कंफ्यूज रहता है। आप शायद इस रिलेटेड जुड़े हुए हैं लॉ से, तो थोड़ा सा बताएं जो मैंने ये डिसीजन किया सही है, या जो पुराना काम था वो भी करना चाहिए मुझे। ये थोड़ा सा हटके, माफी चाहूंगा, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है शायद कुछ इस पे बता पाए। थैंक यू। जय दादा, ऐसा है कि बिल डब्ल्यू कहता है कि हम कोई तराजू लेके नहीं बैठे, किसी के बिहेवियर का ये सही है ये गलत है ये कोई नहीं कहेगा आपको। तो आप जो सर्टिफिकेट चाहते हैं कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ये बोलने का हक सिर्फ आपके स्पॉन्सर को है। आधे मिनट में मुझे स्टोरी बता के मैं आपको ये सही है कि गलत है ये नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अपना अनुभव जरूर बताऊंगा। मैं कैसे आया लॉ फील्ड में, तो मरता क्या नहीं करता, कुछ भी नहीं था दूसरा। फार्मेसी में रहो तो डिप्लोमा फार्मेसी कॉलेज नजदीक नहीं था, और सिर्फ फार्मेसी ग्रेजुएशन के ऊपर दूसरा कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। जहाँ ग्रेजुएशन को पढ़ाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो एक दिन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत तैयारी की, नासिक में जाके अपने को एमफार्म करना है, डीबी के गहने बेचना पड़ेगा, 2 साल उधर रहना पड़ेगा, डैन डैन डैन, सब तैयारी किया और दिमाग में कुछ आया नहीं। बाद में
पत्नी ने बताया, अबे पहले तेरे स्पॉन्सर को पूछ लो, वहां जाने से पहले, डोनेशन का फीस भरने से पहले। फिर मैं स्पॉन्सर के पास गया, फिर स्पॉन्सर ने मुझे पूछा एक ही सवाल, अरे भाई तेरी उम्र क्या है? मैं बोला 42। तो बोले तू एम.फार्म करके आएगा तो तेरी उम्र होगी 44। तो जब मैं इंटरव्यू लेने जाऊंगा, वो भी अनिल डी, तब अनिल डी मेरे स्पॉन्सर थे, अनिल डी ने बताया कि देख भाई ऐसा है कि मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मेरे सामने एक बंदा है 44 ईयर्स का और दूसरा बंदा है 26 साल का, मैं किसको प्रेफर करूंगा? मैं बोला ऑफ कोर्स 26 वाले को लेंगे, 44 वाले को क्यों लेंगे? तो बोले समझता है ना, फिर एम.फार्म का छोड़ दो। लेकिन मरता क्या नहीं करता, मेरा फार्मेसी कॉलेज बंद हो गया तो मैं लॉ में गया, लॉ में एलएलएम किया, क्योंकि वो आसान था करना। तभी वकालत कर रहा था, पत्नी कमा रही थी, तो वो 2 साल मैं गया और एलएलएम में मुझे प्रैक्टिस करने के लिए 2 साल मैं किया। अच्छा, मैं अपना अनुभव बताऊंगा। चलो, मैं वकालत कर रहा था सीनियर के साथ में, और वो भी ए मेंबर था, श्रीकांत ओ करके था, वो भी ओ थाना का मेंबर था। और मैं तभी एलएलएम कर रहा था। मैं जनरल कैटेगरी होने की वजह से मुझे 55% लाना जरूरी था। तो सब जुगाड़ करके, प्रोफेसर को सलाम करके, क्या जो कुछ करना था वो करके, 2 साल के बाद में मुझे 55% मिला। फिर 55% एलएलएम में मिल गया। इसका पेड़ा लेके मैं मेरा सीनियर के पास गया। फिर मेरा सीनियर ने बोला थैंक यू, गुड गुड, और दूसरे दिन मेरे को बुलाया, बोलना कल से इधर नहीं आने का। मैं बोला ठीक है भैया, मैं थाना कोर्ट में नहीं आऊंगा, मैं कल्याण में जाऊंगा, उल्लासनगर जाऊंगा, भिवंडी जाऊंगा, वाड़ा जाऊंगा। नहीं, बोले किसी कोर्ट में मत आना तुम। तेरा जन्म जो है वो बोलता है टीचर होने के लिए हुआ है, इसलिए तू यहाँ मत आना। पता नहीं, मेरे स्पॉन्सर के साथ बात किया मैंने, बोला, स्पॉन्सर बोला अरे वो बुजुर्ग आदमी है, वो वकालत कर रहा है पिछले 25 से, उसका बाप दादा ने वकालत किया, 3rd जनरेशन कर रहा है, तो वो जो बोल रहा है उसमें कुछ तो दम रहेगा। मैंने वैसे किया और मैं फार्मेसी अपना लॉ कॉलेज का प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन किया वगैरह वगैरह, सब वो इतिहास हो गया। अब एक 2-3 महीने पहले उसका मेरे को फोन आया, तो उसने मेरा नंबर कहीं से ढूंढ के निकाला वगैरह वगैरह। एक कॉमन वकील निकला और एक मेंबर निकला थाना का, मैं कभी शेयरिंग किया, वो वकील उसके पास जूनियर था, उसने उसको बोला, उसका नंबर दिया, डैन डैन उसको फोन आया उसका। तो मैं बोला देख भाई, तूने मुझे बताया था ना कि तेरा जन्म मास्टर की करण्यासाठी तुझा जन्म झालेला आहे। मैं बोला ये कैसे बोला तू? अरे बोले उसके पहले 4 दिन में परेशान था, मालूम है तेरे को, क्योंकि ये जिंदगी का तेरे बड़ा डिसीजन था और मैं ये डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ यू ले रहा था, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। अब सवाल ये है कि विपिन भाई पूछते कितने धंधे मैंने किए, तो बहुत सही है भैया, ये फेल्यूर है, हमको इतने धंधे करने पड़े, दैट इटसेल्फ इज अ फेल्यूर। लेकिन बेवड़ा पागल रहता है, बेवड़ा बोलता है अरे मेरे को सबके अंदर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बोलता है अंग्रेजी में, तो मेरे को सबका नॉलेज है। लेकिन कभी अपने आप से पूछता है। कल ही मैं और इसमें पंढरपुर गया था, तभी एक बंदा मिला मेरे को, बोलता है मैं 6-7 धंधा किया, अभी नहीं बीसी चलाने का धंधा किया हूँ। मैं बोला यार साला, सब छोड़ के तू बीसी चलाने का धंधा किया? अल्कोहलिक संस में बताया जाता है कि जहाँ पे ये होएगा, प्लेइंग कार्ड्स के जैसा, जुगाड़ जैसा रहेगा, उसमें नहीं करना है। तो बोलता है नहीं, मुझे उसमें ही समझता है, उसमें जल्दी पैसा मिलता है। मैं बोला वो तो बेवड़े का क्राइटेरिया है। तो इतने धंधे किए और इसमें सबका नॉलेज है, यही पहले गलत बात है। मैं पागल हूं इसीलिए मुझे इतने धंधे करने पड़े, और मैं एक धंधा छोड़ के दूसरे धंधे में जाता हूं, इसका मतलब पहले धंधे की मेरे को अक्कल नहीं है, इसके लिए दूसरे धंधे में जाना पड़ा। तो आपके दिमाग से ये निकाल दो जय भाई कि अपने को बहुत अक्कल जी है, जी इसके लिए हमने 6-7 धंधे कर दी। बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी ये है कि हमको अक्कल ही नहीं है, इसीलिए तो ये सब फार्मेसी में मार्केटिंग गया, मैन्युफैक्चरिंग गया, मेडिकल स्टोर गया, ठीक है। बदलते क्यों रहा? बदलते इसलिए नहीं रहा कि मुझे मजा नहीं आ रहा था, मैं बोल तो रहा था इसमें मजा नहीं है, इसमें मजा नहीं, लेकिन सच बात यह है कि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। इमोशनल स्टेबिलिटी जिसको बोला जाता है, या तो पहाड़ी के ऊपर या तो पहाड़ी के नीचे, या तो तुम जो बोलेगा वो सब सुनूंगा, या तो तुम जो भी बोलेगा उसका सबका अपोजिट करूंगा। मैं बिलीजरेंट हूँ, झगड़ा करने वाला आदमी हूँ। तो पहली बात दिमाग से निकाल दो कि मुझे बहुत सारी चीजों का अक्कल आती है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, अभी जो कुछ शुरू किया है, वकालत कर रहे हो ना भैया, जूनियर है किसी के पास में, तो जी जी उसके जी अंदर, हाँ जी उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं ये सोचो।
आपका बुजुर्ग कोई रहेगा, हो सकता है आप कहाँ कहाँ पे रहने वाले हैं, इंदौर में है ना, तो इंदौर में और नहीं, कोई, उदयपुर राजस्थान। उदयपुर में है ना आप, तो उदयपुर उदयपुर में और राजस्थान। कोई वकील है, ए मेंबर वकील है क्या और कोई? नहीं, वहां नहीं है सर, यहाँ एक में ही। हाँ, तो आजू बाजू में पूछ लो, 50-100 किलोमीटर के अंदर कोई न कोई रहेगा। जी लेकिन क्या है, अब तुमने शुरुआत तो की है ना, 2 साल तो हो गए ना, अब क्यों पीछे नहीं, मुड़ रहे हो? 22 से 4 साल हो गए सर। हाँ, 4 साल हो गए अभी। ये सही है, ये गलत है, ये छोड़ दो। मैं हाँ जी। अभी जो कर रहा हूँ उसको 100% मेरा कंट्रीब्यूशन दूंगा। पहले क्या था, 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो शराब कब पीना है, कल पिया उसको क्या करना है, इसी सब दिमाग में चलता था। अब तो ये नहीं है, तो पूरे देखो, बेवड़ा बिल डब्ल्यू बोलता है। आज तक आपने कभी मीटिंग में सुना है क्या कि वो बोलता है मैं चूतिया था, मैं पागल था, मेरे को अक्ल कम थी, मेरा भेजा चलता नहीं था, फिर मैं बेवड़ा बन गया? ऐसा एक भी माइकल लाल मैं 36 साल में देखा नहीं। हर बंदा ये बोलता है बचपन से मैं पावली ज्यादा था। वो बिल डब्ल्यू का वर्णन किया है, प्रिकॉशियस चाइल्ड, PRECOCITOUS, प्रिकॉशियस चाइल्ड। वो कैंटिलीवर ब्रिज देखता है और मम्मी को बोलता है, 5 साल का बंदा माँ को बोलता है कि मैं पिक्चर में देखा था, किताब में देखा था कैंटिलीवर ब्रिज, वही ये ब्रिज है। तो हम सबको अक्ल ज्यादा है, सिर्फ इतना ही है कि हम अपने अक्ल कहाँ लगाना इसको यही नहीं समझे हमको। आप वकालत कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, वहीं पे रहो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ओवर। थैंक यू। थैंक यू जय भाई आपके प्रश्न के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा श्रीधर भाई। अगर हम आंसर का ड्यूरेशन थोड़ा 5 to 7 मिनट्स कुछ रखते हैं तो और मेंबर्स भी अपने क्वेश्चन पूछ पाएंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विजयराज भाई, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। जी मैं आत्म शांति के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? आपके आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ज्यादा अच्छा रहेगा विजयराज भाई। नहीं तो हम बाद में पूछ सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली जी श्रीधर अन्ना से जी बात कर सकते हैं। जी जी जी। प्रकाश भाई, आपका हैंड रेज है, स्वागत है आपका। प्रकाश भाई। हाँ ओके। सर, हाँ जी। नमस्ते सबको। कुछ नहीं, आज का जो टॉपिक है ना, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स फेस करने वाली बात। तो लास्ट महीने बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी मेरी, ये सब ड्रिंक की वजह से। तब तो सोब्राइटी में नहीं था, ये 2 महीने पहले। तो मुझे वही अपना एक काम मिला था कंस्ट्रक्शन का, एक 26 लाख का काम था। तो उस पर क्या हो गया, और लोगों को जैसे पता चला मैं शाम में पीता था तो उनको कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, जैसा पैसा आने लगा मेरे पास, तो फिर वापस अपनी जो आदत थी, सुबह या दोपहर में फिर काम पे न जाना, वो जो मजदूर लेबर है उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। मटेरियल वगैरह तो पूरा भेजता था मैं टाइम पे। और वो लोग के सामने वाले वो ये होते ब्राह्मण कम्युनिटी, तो उनके घर में तो कुछ चीजें चलती नहीं थी, ना दारू ना ये मांस मच्छी कुछ। तो किसी ने उनको बोल दिया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत पीता है। और उसमें भी दिक्कत क्या हो गई कि पीते पीते एक दिन मेरे को साइड के ऊपर ही चक्कर आ गई। चक्कर आने थोड़ा, दारू इतना किया था मैं हफ्ते भर में, जैसे स्ट्रोक जैसे आया ना, तो उनके सामने नीचे गिर गया मैं। तो गिरने के बाद क्या हो गया, वो डर गए। फिर उनको लगा ये आदमी को वापस इतना आगे पैसा देने का है, ये तो आज ही गिर पड़ रहा है हमारे सामने, तो ये इतना बड़ा काम कैसे संभाल सकता है। तो इतनी दिक्कत हुई वो चीज से। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न क्या है? क्या क्या? आपका प्रश्न आप क्या है क्वेश्चन क्या? उससे? नहीं, क्वेश्चन नहीं, मैं तो वही ना, वर्क प्लेस पे जो ठीक है, बंद बंद प्रॉब्लम करिए, बंद करिए, बंद ओके। करिए। वो कहानी अब शेयरिंग करेंगे हम लोग, बाद में करेंगे, नो प्रॉब्लम। दूसरा किसी को प्रश्न पूछने दो। थैंक यू। ओके। जब तक कोई हैंड रेज नहीं है, श्रीधर भाई, एक क्वेश्चन और आ रहा था मन में कि अ, मतलब जस्ट सोब्राइटी चालू हुई और हमें ये बोला भी जाता है ना कि पैसे के पीछे नहीं भागना है। और खासकर मुझे भी बोला गया था कि क्विक मनी के पीछे नहीं भागना है। तो ये
लेकिन अगर काम ऐसा है जहाँ पे ब्राइब्स चलती हैं, रिश्वत चलती है, और मैं अब उस लाइन पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी वजह से या तो मेरे कलीग्स हैं, या तो फिर मेरे जो सुपीरियर्स हैं, वो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, और वो या तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, या तो फिर मुझे फोर्स करते हैं, कैसे न कैसे करके मुझे परेशान करते हैं। तो इसको कैसे हैंडल करा जाए? मतलब मैं ऑनेस्टी के प्रिंसिपल पे भी चलूं, और एट द सेम टाइम थोड़ा हम्बल और ये रह के भी उनको भी, मतलब इस चीज को कैसे हैंडल करें? किसे हैंडल करे? क्योंकि क्या है, हमको अक्कल नहीं है, ये हमको मालूम समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा कि जहाँ पैसे की लेन देन होती है, जहाँ पैसे का मामला आता है, वहां हमको कैसे करना चाहिए, मैं बताता हूँ, अपने अनुभव से बताता हूँ। मैं प्रिंसिपल था कॉलेज का, और पैसा खाने का एक मौका आया। बहुत बड़ी रकम थी, लाख रुपया था उसमें। तब अभी मैं ये 2010 की बात कर रहा हूँ, 9-10 की बात कर रहा हूँ, मतलब 15 साल पहले की है। तो मैंने मेरे स्पॉन्सर को फोन किया। मैं बोला पैसा खाने का चांस है भाई, क्या करूं अभी। सोबर भी था मैं वैसे। तो उसने कहा देख भाई, मेरे को तो पैसा खाने का अनुभव है ही नहीं। तू एक काम करना, मीटिंग में जो लोग तेरे को मालूम है ना कौन पैसा खाते हैं या पैसा खाना बंद कर दिया बोलते हैं, उनमें से किसी को फोन करना। फिर हमारे एक ओल्ड टाइमर थे तब के, श्रीनिवास करके, उसको मैंने फोन किया। वो मैंने फोन किया था करीबन कुछ 12 बजे किया था। तो उसने बोला अबे देख, 12:30 बजे हम लोग का लंच टाइम होता है, तो मैं नीचे जाऊंगा कैंटीन में खाना खाने के लिए, डब्बा लेके जाऊंगा, तब मैं तेरे को फोन करता हूँ, आधा घंटा रुक जाना। बोला ठीक है। 12:30 बजे उसने 12:35 को फोन किया, कैंटीन में कुपचे में जाके बैठ गया और डब्बा खाते खाते मेरे साथ फोन किया। मैं बोला देख भाई, मेरे को पैसा खाने का चांस है, क्या करूं। मन तो बोलता है यार, मिलता है फुकट में, हाथ मार लो, लक्ष्मी माँ आ रही है तो उसको कहा काहे ना बोलना है इतना। ये सब अपना जस्टिफिकेशन चालू था। तो बोला तेरे को मेरे को फोन करने के लिए किसने बोला? मैं बोला मेरा स्पॉन्सर ने बोला है कि जो आदमी शेयरिंग करता है मीटिंग में, पहले पैसा खाता था अभी नहीं खाता हूँ, उसके पास जाओ बोला। तो बोले हाँ हाँ हाँ, तो सही आदमी के पास आया। और उसने आधा पौना घंटा पैसा खाने की वजह से क्या तकलीफ हुई, ये शेयरिंग करने की वजह से मैं एकदम चुपचाप हो गया। बोला पीते पीते बच गया, क्या क्या तकलीफें हुई, जितना भी पैसा खाया था उसमें से 5 पैसा भी काम नहीं आया साला आज। सब पैसा गया, या तो शराब में गया, या तो बच्चे लोगों की बीमारी में, घर वालों की बीमारी में, और कोई तकलीफ हुई, सब पैसा गया, एक पैसा भी नहीं रहा उसमें से। खाया हुआ पैसा कुछ नहीं हुआ। तो ऑनेस्टी का प्रिंसिपल जो है ना, बिल डब्ल्यू 12वें कदम में बोलता है, 3 चीजें है 12वें कदम में। और तीसरी चीज जो है, प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, ईमानदारी को घोड़ा लगाना। हमारे बम्बई की भाषा है, ईमानदारी को घोड़ा लगाना। तो यार छोड़ यार, वो सब बातें अल्कोहलिक सनस में ठीक है, लेकिन ये दुनिया में ऐसा नहीं चलता है। यही तो बोल रहे था मैं। तो उसका असर ये हुआ कि मुझे बेसिकली ऑनेस्ट रहना चाहिए, काम की जगह पे नहीं। श्रीधर भाई, आपका माइक म्यूट हो गया। हेलो, अभी श्रीधर जी आवाज आ जी। रही है मेरी? हाँ, हाँ। लाउड तो एंड क्लियर। मेरे प्रॉब्लम मेरा ये था कि बिल डब्ल्यू जो कहता है 12वें कदम का तीसरा हिस्सा, प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स, मतलब ये ऑनेस्टी विनेस्टी का नाटक जो है ना, ये खाली एक मीटिंग में चलता है, बाहर की दुनिया में नहीं चलता है। बाहर तो पैसा लेना देना पड़ता ही है भैया, इसके बगैर काम नहीं चलता है। ये सब मेरे दिमाग में सोच चल रही थी। तो मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि पहले एक बार तय कर लेना भाई, तेरी जिंदगी का स्टैंडर्ड क्या है। और बिल डब्ल्यू ने हमको जो सलाह दी है, वो बिग बुक में दी है। बिग बुक में नहीं, 12/12 में दिया हुआ है। 12/12 में पेज नंबर 124, पैरा नंबर 2, हिंदी में। जो हम सोचते थे वह सच्ची महत्वाकांक्षा नहीं थी। हमारी महत्वाकांक्षा क्या थी भैया, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत बड़ा आदमी बनाएगा,
वो सब लोग सलाम मारना मांगता है, जो जो हमको पीते समय साला पागल है बोलते थे, वो सब सलाम मारना मांगता है। तो जो हम सोचते थे वह सच्ची महत्वाकांक्षा नहीं थी। उपयोगी ढंग से जीने की गहरी इच्छा और ईश्वर की कृपा के साथ विनम्रता से चलना, यही सच्ची महत्वाकांक्षा है। ये हमको बिल डब्ल्यू ने बताया। लेकिन भैया टाइम लगता है, ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो अपने दिमाग में ये आइडिया क्लियर होना चाहिए, पैसा खाना, पैसा देना। पैसा तो मैंने दिया है भैया, एज अ कॉलेज का प्रिंसिपल था मैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले लोग थे, क्या 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 जहाँ जहाँ देना पड़ता था, उल्टे सीधे काम करने पड़ते थे। पैसा निकालना कहाँ से, कैश देना है ना भैया। तो 2 कंप्यूटर ज्यादा मंगाए, उसका 1.5 रजिस्टर में एंट्री कर दिया, वो क्लार्क ने किया, मैनेजमेंट ने बोला, सब करना पड़ा। लेकिन गले में आएगा फंदा जब फांसी का, तो अपने आने वाला है। लेकिन वो काम पे रहना है तुमको, तो ये सब करना पड़ता है, वो तुम ना नहीं बोल सकता है। तो मैंने स्पॉन्सर से पूछा, तो बोले तुम कुर्सी पे बैठे हो, जो कुछ करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा। तुम बोलेगा नहीं करता है तो तुमको कुर्सी से हटाएंगे, दूसरे को बैठाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो बैठ गया कुर्सी पे, तो अच्छी तरह से काम करूंगा, जो सब करना पड़ता है वो करना पड़ता ही है सबको। तो पैसा दे रहा था मैं, लेकिन पैसा खा नहीं रहा था। तो आपका जो प्रश्न है कि पैसा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाना चाहिए। पैसा देना चाहिए क्या? हाँ भैया, तुम्हारा कारोबार है, तुम्हारा धंधा है, क्योंकि आज हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ नौकरी की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें और दो चीजें हैं। एक चीज ये है जिसका खुद का धंधा है, और तीसरी चीज ये है कि हम, जब मैं महाराष्ट्र में मैं वर्कशॉप लेता हूँ, कदम का वर्कशॉप लेता हूँ, पहला, चौथा, 12वां, 9वां, एक दिन का या तो 2 दिन में सभी 12। अभी मेरे 82 वर्कशॉप हो गए, लास्ट पंढरपुर हो गया। सबका ग्रुप फोटो वगैरह में है। मैं इसको अपना आज का मॉडरेटर है, उसको भेज देता हूँ सब फोटो, और ये जिसको चाहिए उसको फोन करो, वो भेज देगा। आपके यहाँ भी आपको मुझे बुलाना है तो बुला लीजिए, मैं अपने पैसे से आता हूँ, अपने पैसे से रहता हूँ। 2 दिन सब ए मेंबर एक साथ आना है, कंट्रीब्यूशन क्या निकालना है ये तो ग्रुप तय करेगा। और अपने हाथ में बिग बुक और 12x12 कागज लेके अपने खुद के सब 12 कदम लिखना है। तो ये मुझे करने के बाद में समझ में आता है कि खेती बाड़ी करके भी तीसरा एक ऑप्शन है। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं। तो वर्क प्लेस में नौकरी करना, खुद का धंधा रहना, और तीसरा खेती बाड़ी, और चौथा सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन। पार्ट टाइम नौकरी भी करता है, पार्ट टाइम धंधा भी करता है, ऐसे भी लोग हैं, या घर वाली धंधा करती है उसको हेल्प करते हैं। तो आपका जो सवाल है कि भैया पैसा खाना चाहिए क्या, तो नहीं खाना चाहिए। पैसा देना चाहिए कि हाँ जरूरी है तो जरूरी देना पड़ेगा। और पैसा जबरदस्ती खाने का, कोई नहीं बोलता यार तुम जबरदस्ती खा लो, अपने आप चुप बैठो, हट जाओ उधर से, हो सकता है। ओवर। थैंक यू सर भाई। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के बाद में विशाल भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। मैंने अपने शराबी जीवन में अपने कार्यस्थल पर कुछ परेशानी की, मेरे बॉस के साथ, मेरे कलीग्स के साथ में, उनके साथ में कुछ खराब व्यवहार किया या उनको, है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाया। और अब वो मेरी अमेंड्स की लिस्ट में भी हैं, तो लेकिन वो उनका ट्रांसफर हो गया है, वो वहां पे नहीं है। एक तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, और दूसरा ये कि अ, मुझे ऐसा अगर फील होता है कि अ, मैंने जो भी किया वो उनके खराब व्यवहार की रिएक्शन में किया, तो मैं अमेंड है ना करना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि वो लिस्ट में है तो मुझे करना पड़ रहा है ना, मेरे स्पॉन्सर ने बोला है। तो क्या मुझे वो सही में जरूरत भी है क्या? अच्छा सवाल है, क्योंकि 8वां और 9वां कदम में बोलता है अमेंड्स करना है, लेकिन 8वां कदम का टाइटल ही ऐसा है कि कहाँ अमेंड्स करना है और कहाँ नहीं अमेंड्स करना है। तो मेरा स्पॉन्सर हमेशा दो चीजें बोलता है, जहां अमेंड्स करने के पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। उसमें से एक चीज है सेक्सुअल रिलेशंस। तो सेक्सुअल रिलेशन में कुछ उल्टा सीधा किया रहेगा, तो उसकी अमेंड्स करना बहुत तकलीफ वाली बात है और बहुत डेंजरस भी बात है। बैकफायर हो सकता है, जो अच्छा चल रहा है उसकी भी वाट लगेगी तुम्हारे। घर वालों को एक बार मालूम पड़ गया तो सब सवाल पूछेंगे। तो उसमें अमेंड्स करना एकदम डेंजरस है। इसीलिए बोलता है, पहला वर्ड यूज किया है 12x12 में, निबंध में, प्रूडेंस, अच्छे बुरे की सोच, रैशनल, विवेक, जो हमको नहीं है। इसीलिए उसमें स्पॉन्सर के साथ बात करना चाहिए। और दूसरा जो है वो प्रोफेशनल रिलेशंस है।
आज मैं सॉरी बोलूंगा, कल तेरी माँ का करके वापस गाली दूंगा, फिर मैं सॉरी बोलूंगा, फिर वापस साले तेरे बाप का कंपनी है क्या बोलूंगा। तो इसमें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अमेंड्स प्रोफेशनल रिलेशंस में नहीं करना चाहिए। या तो करने के लिए तुमको काफी ज्यादा सोबरिटी होना चाहिए, और ये अमेंड्स बाद में करो ना भैया, नहीं कौन बोला है तुमको, ये तुम जिंदगी भर थोड़ी इसी कंपनी में रहने वाले हो। 5-10 साल के बाद में दूसरी कंपनी में जाओगे, तो 5-10 साल के बाद में निकालो, जाओ उसके पास, बोलो तब मैं तुमको गाली दिया था, तब मैं तुमको फंसाया था, तब मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया था, आज मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। पेंडिंग रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब वहां काम कर रहे हो तो वहां पर जाके आई एम सॉरी नहीं बोलना है। अक्सर न्यू कमर को क्या होता है, न्यू कमर को खुजली होती है बताने की, अपन शराब से दूर है, ये बताने के लिए खुजली होती है। तो वो खुजली के लिए स्पॉन्सर हमेशा बोलता है, तेरी खुजली तेरी जेब में रखना, खुजली की पाउडर नहीं मिलेगी तो मैं तेरे को 2 लाफा मारता हूँ, सीधा हो जाना। लेकिन अपने बॉस को जाके आई एम सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। थैंक यू, ओवर। ओके, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं मतलब लिविंग अमेंड्स करके और अपने व्यवहार में अपने ऑनेस्टी रख के भी थोड़ा अमेंड्स कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये तो टाला नहीं हो? और अगर वो मैं करना है चाहता हूँ, अगर स्पॉन्सर ने बोला है कि करना पड़ेगा तुमको ना, तो हाँ, ना ना और कौन वो बोल रहा है, वहां पे करना है तो नहीं। करना तो है ही, बाद में करो ना, साल भर के बाद में करो। ये नौकरी जब तुम छोड़ोगे तब करो, आज थोड़ी करना जरूरी है। बात समझ में आई? नहीं करो मत बोल, नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग बोल रहे हैं बाद में करो। कौन से अर्जेंट करना है, कौन से अर्जेंट नहीं करना है। अरे रोज बीबी को बोलते हैं तेरा बाप का घर है, तेरे बाप के पास से ना है, उसको बोलो ना सॉरी। तुमको तुमको अमेंड्स करने के लिए आखा दुनिया पड़ा है ना, उसी अमेंड्स में क्या जान चल रही है अपनी। तो लेकिन ये आएगा, अपने आप आ जाएगा। तुमको सवाल के जवाब अपने आप मिल जाएंगे, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, शांति से बैठो, सब समझ में आ जाएगा। ओवर। थैंक यू। विशाल भाई, आपका हैंड रेज़ है, स्वागत है आपका। नमस्कार अमित भाई, मैं विशाल सराबी। अ, हेलो। जी आवाज विशाल आ मैं रही है आपकी, बोलो। जी 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 संजय जी से एक सवाल था मेरा। अ, कि मैं ये काम पे जो मैं जाता हूँ, मतलब मेरा वर्क है, मेरा ट्रांसपोर्ट का। मैं अभी करीबन 2 4 5 6 महीने से ऐसा देख रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था मेरे साथ में। एकाएक मतलब मेरा माइंड एकदम जाम हो जाता है, तो काम करने की इच्छा नहीं होती है, और काम करने की एकदम से इच्छा नहीं होती, और वो मतलब काम से जी चुराने लग जाता हूँ। आंतरिक मन कहता है कि मैं काम करूं, और कहीं ना कहीं कहता है ना, फंस जाना एकदम से, और वो तरीके से, इस तरीके की मेरे को मतलब 2 4 5 दिन में, मतलब आजकल ये हालात मेरे हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई राय दे देना चाहेंगे क्या आप? सवाल तो ये है कि भैया काम करने की इच्छा नहीं होती। सबको इच्छा नहीं होती यार, किसको चाहिए, हमको साला बैठ के कोई देगा ना पैसा, तो हम बहुत ए का काम करेंगे, बहुत 12 स्टेपिंग करेंगे, सिर्फ 12 स्टेपिंग करेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे। लेकिन सच्चाई ऐसे नहीं, उसके इलाज 2 हो सकते हैं। एक इलाज ये है कि आप ब्रेक लीजिए, 4-8 दिन के घर अच्छा। वालों के साथ में कहीं घूमने जाइए, ब्रेक लीजिए अपनी हम्म। नौकरी से, ये कर सकते हैं। और दूसरा जो है हम्म। वो, ये अक्सर 2 चीज से होता है। एक तो बेवड़े के पास में सातत्य नहीं है, कंटिन्यूटी किसी भी चीज में नहीं है। तो ऐसा दिमाग में आना, बहुत हो गया यार, बहुत काम कर लिया, क्या करेगा सारा, पैसा पैसा तो रांड भी कमाते हैं, किधर रखने का ये पैसा, इतने साल नहीं था पैसा तो क्या बिगड़ रहा था अपना। ये भी ख्याल मेरे दिमाग में आता है, क्या करने का इतना पैसा कमा के यार, किधर रखने का, अपनी जरूरतें कितनी है। अच्छा, वो घरवाली बोलती है, बेटा बोलता है मेरे को मोटरसाइकिल दो, वो सब नहीं बोलता है, अपनी औकात नहीं है। तो मेरी बेटी ने मेरे को एक दिन किताब ला के दिया, बोले पुअर डैड रिच डैड किताब है, बोले शी से आई डोंट वॉन्ट माई डैड टू बी पुअर डैड, आई वॉन्ट माई डैड टू बी रिच डैड। तो चुपचाप काम करो, जितना ज्यादा पैसा मिलता है उतना कमा लो और घर पे लाके हमको दे दो। तो हमको दिमाग में बीच बीच में ये आते ही रहता है, ये कर रहे हैं नहीं यार, बोर हो गया, कंटाला आया, दूसरा कुछ करना मांगता है यार, ये दिमाग में आता है। इसका इलाज एक ये है, ब्रेक ले लो। और दूसरी चीज ये है कि ये अक्सर 2 स्टेपिंग से होता है।
बिल डब्ल्यू कहता है कि 2 स्टेपर टू 12 स्टेपर, 12x12 किताब निकालो, उसमें लिखा हुआ है 2 स्टेपर टू 12 स्टेपर। 2 स्टेपर मतलब पहला कदम आधा, पावरलेस और अल्कोहल, और 12वें कदम का 1/3 हिस्सा। प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल्स वगैरह सब नहीं मांगता है, खाली कैरिड मैसेज टू अदर अल्कोहलिक्स। 2 कदम पे हम चलेंगे तो ये सब कठिनाइयां आएगी, लेकिन अगर 12 कदम पे चलेंगे तो 9वें कदम पे बाद में उसने 12 आश्वासन दिए हैं कि जो चीज हम नहीं कर सकते वो ऊपर वाला करता है हमारे लिए। तो आपको मैं यही अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 2 चीजें करो। एक तो ब्रेक ले लो 8 दिन का, 4-8 दिन का, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक कन्वेंशन के लिए ए में झोंक दो अपने आप को 4-8 दिन के लिए। विपश्यना में जाओ, मेडिटेशन के लिए 10 दिन का कोर्स है। मैं विपश्यना प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरा कोई मेडिटेशन कर रहा है बिंदास करो, अपने धर्म जो तो पता है, अपने बुजुर्गों ने बताया वो करो। मैं विपश्यना करता हूँ, 10 दिन का विपश्यना में जाओ ना भैया, शांति से बैठो, मोबाइल नहीं, पेपर नहीं, कुछ नहीं, अपना काम खुद करने का, संडास अपना साफ करने का, खाना टाइम पे मिलता है। जैसे जोगी लोग रहते हैं वैसे 10 दिन के लिए जोगी रहना है, पैसा नहीं लगता है, तुमको लगता है तो तुम दूसरे के लिए पैसा दे दो, तुमको तो फुकड़ में दूसरे ने खिलाया है, ये मजा आता है दिमाग में रखने के बाद में। तो करके देखो, इसमें से कुछ जरूरी नहीं है कि जवाब मिलना चाहिए, मिलेगा जवाब, आराम से मिलेगा। स्पॉन्सर के साथ बात करो, स्पॉन्सर है आपका? हाँ, स्पॉन्सर है मेरे। हाँ, मैं कदम ली, चौथा 5वां कदम लिखा है। मैं भी एक्चुअल में तीसरे पे चल रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में, तीसरे अरे कदम पे। तीसरे, पहला दूसरा तीसरा कदम हमने पहले दिन लिया था। जो हमको बोलता हाँ। है ना पाया मजबूत करो, बेस मजबूत होना चाहिए, वो एड़ा बनाते हैं। पहला कदम में सबसे हार गया, तो इसीलिए तो ए हम्म। में आगे दिया। दूसरा कदम में मैं नहीं करता हूँ, दूसरा करता हूँ, अरे ये मुझे मालूम था इसीलिए तो ए मीटिंग में आया। और तीसरा कदम भगवान, वो कौन सा भगवान मालूम नहीं यार, हमारे यहाँ एथिस्ट या भगवान को नहीं मानने वाले बहुत कम लोग हैं, हम लोग सब भगवान को मानने वाले लोग हैं। हमारी प्रॉब्लम इतनी है कि भगवान का वो हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं। तो 1 2 3 स्टेप्स हमने पहले दिन लिया है, तो 90 दिन खत्म होने के बाद में अभी रिहैब वाले लोग तो 90 दिन के पहले ही करके आते हैं। चौथा 5वां कदम करना शुरू करो। मैं वापस बताता हूँ, हर ए मेंबर को जो 4-5 चीजें करना जरूरी है जो मैंने किए। पहला होम ग्रुप, दूसरा इनिशियल स्पॉन्सर, तीसरा किताब पढ़ना, चौथा चौथा 5वां कदम लेके आगे चलना, 5वां जो मुझे मिला है दूसरे को देना है, 12 स्टेप करना है, और छठा जो है वो मेरे पास जो है वो दूसरों के देने के लिए स्पॉन्सिव होना जरूरी है। थैंक यू, ओवर। थैंक यू। संजय भाई का हाथ बहुत देर से है। जी संजय जी जी बरोबर। जी जी उन्हीं के संजय भाई, स्वागत है आपका। संजय दादा बोला, आवाज येतोय का माझा? हेलो संजय भाई, संजय आपको बरोबर। अनम्यूट का ऑप्शन भी दिया है जी। हाँ जी, ये नहीं मेरे। बोला बोला, आवाज आला होता आवाज तुमच्याकडे. येतो? हो. हो. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव संजय भाई दारोडे आहे. मी संजय, सगळे भाऊ, थोडा मराठीचा प्रॉब्लेम आहे, हिंदी बरं हिंदीत विचारतो. नाही नाही, मराठीत अं, विचारा, मी हिंदीत सांगतो. तुम्ही मराठीत हो, विचारा, मी हिंदीत सांगतो, काय प्रॉब्लेम नाही, चालेल. बोला. अं, मी कामाच्या ठिकाणी जेव्हा माझं दुकान आहे छोटंसं आणि त्या ठिकाणी एखादा दारू पिऊन येतो, हम्म, त्यावेळेस असं वाटतं की यार याचे काय याला हाकलून द्यावं की काय, कारण ते सहन होत नाही. पर पैसे तर पाहिजेच मला. पैसे नाही देतो बोलले तर एका म्हणले तो एक प्रॉब्लेम. असं नेमकं करावं का असं, त्याच्यासोबत काय व्यवहार करता येईल? अच्छा, इनका सवाल ये है कि इनका काम धंधा है और वहां पे बेवड़ा कस्टमर आता है, तो वो बेवड़ा कस्टमर के साथ धंधा करना है नहीं करना है, उसको झापड़ मारना है, पैसा देना है, पैसा कम लेना है, क्या करना चाहिए, ये इनका सवाल है। आप सवाल का जवाब तो भैया, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आंसर तो कुछ है ही नहीं। जो हमको कंपनी वाले लोग देते हैं ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब सबका स्टैंडर्ड आंसर दिया रहता है, तो ऐसे स्टैंडर्ड आंसर तो नहीं रहेगा। लेकिन एक बात यह है कि अल्कोहलिक्स में एनोनिमस में आने के बाद में अक्सर हमने देखा है कि हम बेवड़े को कम टॉलरेट करने लगे हैं। हम जितना पहले टॉलरेट करते थे उतना आजकल टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। 12 स्टेपिंग करते हैं, उसके घर में जाते हैं, उसके गले में हाथ डालते हैं, उसका साला 4 दिन नहाया नहीं रहेगा तो भी उसको गले लग जाते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन ओवरऑल हमको बेवड़ा सहन नहीं होता है। मीटिंग में अगर कोई बेवड़ा बाजू में बैठा रहेगा और पी के आया रहेगा तो हम नाक से ऐसे करते हैं और देखते हैं साला कौन पी के आया है यार,
तो हमको सहन नहीं होता है। तो बात एक पहला ये जान लो कि हमारी सहनशीलता जो है वो बेवड़ा लोग के बारे में ओवरऑल जनरल कम हो गई। अब उसको तुम धक्का देके बाहर निकालोगे तो तुम्हारा कस्टमर जाएगा, बराबर है संजय दादा? एक कस्टमर जाएगा तुम्हारा। और दूसरी चीज ये है कि कस्टमर नहीं है, ऐसा ही पैसा मांगने आता है। तो बिल डब्ल्यू ने खुद ने कितनी बार दिया है यार, बिल डब्ल्यू ने शेयर किया है कि सारा किटी बॉक्स आता है, हैट आता है, तो मैं जेब में हाथ डाल के सबसे छोटा वाला कॉइन निकालता हूँ। और 10 मिनट पहले किसी मेरा दोस्त बेवड़ा पीता है, अभी आया नहीं, ए में आया नहीं, आता नहीं है, शराब नहीं बंद करता है, वो बोला इसके लिए मैं खटाक करके $10 की नोट निकाल के उसको दिया है। तो ये चलते रहता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आदमी देख के या 10, 20, 30, 40 करो छूट गया तो ये एक तरफ, एक बार इस तरफ जाओ, एक बार उस तरफ जाओ, कोई इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐसा तो है ही नहीं। हमारे यहाँ सुनने वाले 40 लोग हैं, मतलब मैं और संजय दादा छोड़ के 48 लोग हैं, 38 पीपल आर देयर। इसमें से किसी को अगर इसका जवाब देना है तो दे सकते हैं। ओवर। थैंक यू श्रीधर भाई। अभी आप जो बोल रहे थे उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि जो ए मेंबर है वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस में है, मतलब कि बंदा जो है वो ड्यूटी के लिए फिट है कि नहीं। तो अभी उसमें उनको ये समस्या फेस करनी पड़ती है कि अ, जो भी है वो शराब की वजह से उन्होंने झूठा डायग्नोसिस बनाया, झूठा ये किया, और अब वो उनके पास में फिटनेस के लिए आ रहे हैं। तो वो इस कश्मकश में है कि वो एक पोटेंशियल ए मेंबर है, उसकी हेल्प कैसे की जाए। और दूसरा ये कि क्या उनका वो झूठा सर्टिफिकेट बनाए कि नहीं, वो तो मतलब कोई गड़बड़ थी ही नहीं वहां पे, तो ऐसा था ही नहीं। पहले उसको एक मीटिंग में आने दो, 90 दिन सोबर रहने दो, बाद में उसको बोलेंगे हम तुमको बता देंगे सलाह। अब तेरे को जो तेरा दिल में जो आए वो करो। तू एक मीटिंग में आना, 90 दिन सोबर रहना, बाद में हम देखेंगे। अभी तो हम तुमको सवाल ये नहीं देंगे, सलाह नहीं देंगे, क्योंकि उसमें उल्टा सीधा होएगा तो वो जिंदगी भर साला ए में नहीं आएगा। ए मेंबर चूतिया था, मेरे को साला उल्टा सीधा सवाल जवाब दिया और मेरी नौकरी गई। तो उसको बोलना तू भगवान का नाम ले, अपने बीवी को पूछ लेना और बाल बच्चे को पूछ लेना, या तो तेरा कोई मेंटर वेंटर रहेगा काम की जगह पे, उसको पूछ लेना और तेरे को जो मांगता है वो करना। ए में आके उसको 90 दिन सोबर रहने दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार उसका काम हो गया ना तो वो हवा हवा फिर ए में नहीं आएगा वो। तो बिल डब्ल्यू कहता है कि सोबर होने से पहले हमको ये दो वो दो, भाग गई बीबी, चली गई बीबी, उसको बुला के दो, नौकरी दो। ये जो कहने वाला बंदा है उसको हम हेल्प नहीं करते, बिल डब्ल्यू कहता है सोबराइटी फर्स्ट, बाकी सब बाद में। अब तेरा केस चल रहा है तो हमको नहीं मालूम, तू वकील के पास जाना, वकील जो बोलेगा तू कर लेना। थैंक यू। ओवर। हम्म। एक और क्वेश्चन श्रीधर भाई। मेंबर अभी नए नए सोबर हुए हैं और उनके लिए तीनों ही चीज जरूरी है, काम पे भी जाना जरूरी है, मीटिंग भी जरूरी है, और घर पे भी समय देना जरूरी है। तो ये वर्क, मीटिंग और होम, इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए, घर का मीटिंग? ये तो अब मुझे भी नहीं आ रहा है साला। मेरी बेटी की शादी है और मेरी अम्मा गाली देती है, साला जब देखो तो भागता है रहता है। ए मेंबर के साथ 2-2 घंटा प्यार से बात करता है, और हम लोग साला 5 मिनट पूछेगा तो हम लोग के ठीक तरह से बात नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम 36 साल के बाद मेरी भी है। ये मत समझना कि मेरी सब प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब मैं भगवान का आदमी बन गया हूँ, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स तो है ही, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए। हमारा कंफर्ट जोन है ना भैया, ए मेंबर जो है ना, ये हमारा कंफर्ट जोन है। इसमें कोई एक दूसरे को गाली देगा, मारा मारी करेगा तो भी चलते रहता है यार, वो प्रॉब्लम नहीं आता है। तो काम धंधा, घर और नौकरी, एक चीज मैंने किया अपनी नौकरी की जगह पे, मैंने कभी भी ए मेंबर को नहीं लेके गया, एंटरटेन नहीं किया। शुरू में किया, उसका बहुत फटका लगा मुझे। मैं प्रोफेसर था तो एक बेवड़ा जा रहा था, उसको मैं पकड़ा और क्लास में, फार्मेसी का कॉलेज का क्लास में उसको पहला बेंच पे बिठाया। वो तंबाकू खाया था कि शराब पिया था पता नहीं, उल्टी किया नीचे मुंडी करके। फिर प्यून को बुलाया, फिर वो सब साफ करना पड़ा। उसके बाद में मुझे अक्ल आई, मेरे स्पॉन्सर ने बताया ए मेंबर को मिलने की जगह वर्क प्लेस है ही नहीं, उसको मिलने की जगह वर्क प्लेस के बाहर। अच्छा,
काम धंधा करने वाले लोग जो है वो ए मेंबर को एम्प्लॉय भी करते हैं। जितने भी लोगों को एम्प्लॉय किया, 5% छोड़ के 90% लोगों ने अपने पुराने बॉस को, ए मेंबर को गाली दी है, उसकी चड्डी उतारी है। तो जितना हो सके उतना धंधे के लिए, फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए एक दूसरे के साथ नहीं रहना। तो ये मेरा अनुभव है। आपको जैसा लगे अच्छा वैसा करो। मेरा ये दावा नहीं कि सब चीजों का मेरे पास जानकारी है। कुछ नहीं रहेगी, आपके स्पॉन्सर के साथ पूछो, आपके ओल्ड टाइमर रहेंगे उसके साथ पूछो, मेरे पहले आए हुए, मेरे बाद में आने वाले ओल्ड टाइमर रहेंगे, उनको ये सवाल पूछो। थैंक यू। ओवर। थैंक यू श्रीधर भाई। दोस्तों, कुछ 5-6 मिनट का ही समय शेष है, तो यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम समाप्ति प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, यदि मैं आपका अपना कोई अनुभव 2 मिनट शेयर करता हूँ। कोई नहीं है तो मैं शेयर करता हूँ। काम की जगह पे मेरी सबसे बड़ी समस्या था रिजेंटमेंट टुवर्ड्स बॉस, जिसकी वजह से मुझे स्पॉन्डिलाइसिस हुआ था, और वो मैं 20 साल तक झेला हूँ। सब किया, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, आप बोलो योगा, डैन 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 डैन, 20 साल सब किया। फिर मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने से मेरा फायदा होता था। फिर मैं अभी 5 साल पहले, 10 साल पहले एक होम्योपैथी डॉक्टर बाई के पास गया था, मैडम थी। उसने दवा दिया, अच्छा लगा मुझे, 2 महीना दवा दिया। उसके बाद में उसने मुझे पूछा, अंकल आपको किसका गुस्सा ज्यादा आता है? मैं बोला, अपने तो साले 2 ही आदमी है यार रिजेंटमेंट के लिए, एक बीबी और एक बॉस। ये दोनों को ठोक दे, जिंदगी में खत्म कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बोले, अभी इनको माफ करने के लिए तैयार हो, इनको अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए तैयार हो? मैं बोला, घंटा कुछ नहीं करूंगा, इनको दोनों को तो ठोकना ही मांगता है। तो बोले, जाओ घर पे, मैं दवा नहीं देती आपको। आप बाहर बैठो 10 मिनट, सोच लो, आपको दवा चाहिए तो इनकी खुन्नस छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ना है तो मैं दवा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा दवा काम नहीं करेगा। मरता क्या नहीं करता, झक मार के 10 मिनट के बाद मैडम के पास अंदर आया, मैडम आई एम रेडी। तो बोले, ठीक है, अच्छी बात है, मैं दवा देती हूँ जिससे तुम्हारी जो खुन्नस है वो कम होएगी, और आप भी, जो आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस है, आप खुद वारकरी है, आप खुद विपश्यना जाते हैं, जो भी प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स करते हैं, उसमें से आप इससे दूर रहो। मैं दूर रहने लगा, बॉस के लिए प्रेयर किया, बीबी के लिए प्रेयर किया, और उसमें से बाहर निकला, और जल्दी जल्दी मेरा स्पॉन्डिलाइसिस कम हो गया। आज मेरा स्पॉन्डिलाइसिस बहुत कम हो गया, 10%, 20% रह गया है, 80% खत्म हो गया। और बिल डब्ल्यू तो बिग बुक में कहा है कि शरीर और मन एक अपूर्व यंत्रणा है। तो साइकोसोमेटिक डिसीजेज जो है वो मैंने पिकअप किया था मेरा वर्क प्लेस पे। तो रिजेंटमेंट टुवर्ड्स बॉस, ये मेरा एक प्रॉब्लम था। दूसरा, दूसरों की ह्यूमिलिएशन करना, और खुद बिल्कुल हम्बल नहीं रहना, ये 2 चीज थी। तीसरा, मुंह बंद करना नहीं है, जजमेंटल रहना बहुत भारी। लोग चढ़ाते थे, अरे सर तुम बहुत काम कर सकते, ये काम तो तुम ही करोगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो बाकी लोगों ने हवा भर दी तो मैं जाता था झगड़ा करने के लिए। तो एरोगेंस था और परफेक्शनिज्म था। लेकिन मैंने कुछ अच्छी चीजें वर्क प्लेस पे की है, वो ये थी कि मैंने हार्ड वर्क किया है। मैंने सही टाइम पे गया, सही टाइम पे निकला। ज्यादा काम रहा तो बॉस को खुद से बोला कि भाई मैं करता हूँ। तो एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरे बॉस, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, वो कहती थी, अरे बाबा तुम 8 दिन की काय को छुट्टी लेते हो, 3-4 दिन की ले लो, जल्दी वापस आओ, तेरी वजह से मेरा काम अटक जाता है। तो मैं बोलता था, अरे मरने दे, इसका काम अटक, अपने बाप का क्या जाता है। लेकिन मेरा बॉस ने समझाया, अरे एक जमाने में बेवड़ा नहीं आएगा तो अच्छा है, बोलते थे लोग। अभी ये ट्रांजिशन हमारे अंदर आया है, बिल डब्ल्यू ने बताया हुए 12 कदमों के रास्ते से। तो तुझे अपने आप को पीठ थपथपाना चाहिए कि भैया देख, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके ये बदला हुआ। मेरी ड्यूटी थी 1 बजे की, सब लोग आते थे 3 बजे, लेकिन मैं ईमानदारी में 1 बजे जाता था, बैठता था, और मैं जाके वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो रहता है उसकी कुर्सी में जाके बैठता था। मैं प्रिंसिपल था, प्रोफेसर था, तो बड़ी कुर्सी में बैठने से अच्छा वो लकड़ी की कुर्सी में जाके बैठता था, प्यून के पास बाजू में जाके बैठता था। तो मुझे बहुत सारी जानकारी मिली। जो लोग अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाते थे, वो मुझे पूछने आते थे, कि सलाह लेने आते थे, ऐसा करो वैसा करो। तो परफेक्शनिज्म, हार्डवर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये 3 चीजों की वजह से मैं अपने काम की जगह पे बहुत खुश हूँ। आज भी मैं बहुत खुश हूँ, कल भी खुश था।
और ये मुझे पहले से नहीं था। ये करने के लिए मुझे बहुत धक्के खाने पड़े, बहुत मार खाना पड़ा। और आज मैं सोचता हूँ कि सच्ची महत्वाकांक्षा क्या है भैया? बॉस बनना, बहुत बड़ा आदमी बनना, पीएचडी हुआ, पीएचडी गाइड हुआ, 4 लोगों को पीएचडी मिल गया। लेकिन ह्यूमिलिटी कहाँ है मेरे अंदर, ये मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। और जिसकी वजह से मेरा बहुत फायदा हुआ है। मैंने 10-15 जगह पे काम किया है। हर जगह पे मेरा बिहेवियर एरोगेंट था। वो एक लेडी प्रिंसिपल थी। कहाँ गया था, मेरे को पूछा मीटिंग में, मैं 10 मिनट लेट गया था। कहाँ गए थे मिस्टर मुंडे, वेर आर यू, वेर यू? मैं जोर से बोला, मैं पेशाब करने गया था मैडम। अरे सब लोग नीचे मुंडी करके हंसने लगे, लेडीज भी थी। ये कैसा बेकार आदमी है यार, किस तरह से बात करता है, एरोगेंट तो है ही, इसको समझ में नहीं आता है। एक मैडम बीमार थी, उसको मैं पूछा तुमको कौन सा रोग हुआ था? तो जनरली रोग बोलेगा तो गुप्त रोग बोला जाता है, तो मैं इसको सबके सामने पूछा तुमको कौन सा रोग हुआ था, 3 दिन बीमार थी कि 3 दिन आई नहीं थी? उसने मेरी ये धंधा दन हजामत की थी। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद 36 साल के अंदर मुझे समझ में आया, अगर तुम्हारे काम की जगह शांति नहीं होगी तो तुमको शांति नहीं मिलेगी। काम की जगह पे शांति मिलने के लिए अपने आप के अंदर बदलाव लाना चाहिए। चौथे कदम में रिजेंटमेंट में बिल डब्ल्यू ने कहा है कि दुनिया तो ऐसे ही रहेगी, तुम अपने बाल नोचते रहोगे और जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। इसीलिए ऐसी जो दुनिया है उसी के साथ आपको एडजस्ट करना है। थैंक यू। ओवर। महेश भाई का हैंड रेज है। महेश भाई, स्वागत है आपका। आप प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ हेलो। बोला महेश दादा, बोला बेलगांव। हाँ हाँ नमस्ते भाऊ. बोला। माझं महेश बेंगलोर आहे. तर माझा एक बोला. प्रश्न असा होता की मी स्पॉन्सर घेतला हम्म. एक झाले 1.5 वर्षापूर्वी. हम्म. मग वाचन करत करत 4थी पायरी लिहिली. त्याने मला 8व्या पायरीपर्यंत आणलं मला. ठीक आहे. हम्म. हम्म. मग आता पुढे जायचं म्हटलं ते कामदार माझी अजून आता 8वी पायरी झाली नाही. मी पहिला माझ्या स्पॉन्सरने घेतो, नंतर तुला सांगतो. मग आता हम्म. याच्यावरती तुमचं काय म्हणणं आहे? का माधो का म्हणना ऐसा है। उनका सवाल ये है कि मैंने स्पॉन्सर के साथ बैठ के 8वें कदम तक मैं पहुंच गया हूं। अब मेरा स्पॉन्सर बोलता है मैंने खुद 8वां 9वां कदम लिया नहीं है, मैं जब लूंगा तो तब तुमको बोलूंगा। अब उनको हाँ क्या करना चाहिए? तो ये तो पर्सनल सवाल है, आपको तय करना पड़ेगा। आपके पास तो 2 ही ऑप्शन है ना, रुक जाइए, जब स्पॉन्सर का 8वां 9वां होगा तब तुमको बताएगा, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है स्पॉन्सर बदली कर लीजिए। तुमको पुराने स्पॉन्सर की कोई एनओसी तो लेनी नहीं पड़ती, तो नए स्पॉन्सर के पास जाओ जो तुमको तुरंत। लेकिन अगर इसके पास चौथा 5वां कदम लिया है तो ये तुमको 8वां 9वां कदम के लिए अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। जो जो नया वाला रहेगा उसके पास वापस चौथा 5वां कदम लेने वाले होंगे तो ही वो अच्छी तरह से 8वां 9वां कदम के बारे में आपको सलाह दे सकता है। ओवर। थैंक यू। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आप ले लीजिए। थैंक ओके यू। थँक्यू ओवर। भाई. थैंक यू श्रीधर भाई। दोस्तों, समय लगभग हो चुका है मीटिंग समाप्ति का। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप आफ्टर मीटिंग सेशन में ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। आज की तारीख है 7 नवंबर 2025। ये सेरेनिटी स्टेपिंग स्टोन ग्रुप का मीटिंग है जिसमें वर्क प्लेस में आने वाली समस्या के लिए बात की है, क्वेश्चन आंसर पॉडकास्ट टाइप ये मीटिंग चल रही थी। सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। ओवर। अगर आप चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग बंद कीजिए और बाद में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, या जैसे आपकी। थैंक यू विपिन भाई। क्योंकि कोई हैंड रेज नहीं है तो एक प्रश्न और था श्रीधर भाई आपसे। अ, अ, यदि कोई ए मेंबर है और उसके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है और कॉमन सेंस यूज करते हुए उसने उसको सिरे से नकार दिया कि नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं है। लेकिन वो मतलब पहले की बात है, ए में आने से पहले की बात। लेकिन अब वो ए में आ गया, उसे ऑनेस्टी का प्रिंसिपल प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? अपने स्पॉन्सर से मिलना चाहिए और पूरी कहानी बतानी चाहिए। ये जो 10 सेकंड में आप बताए कि उसकी इंक्वायरी चालू थी, उसने पहले ना बोला था, अब क्या करना है बोलो, ये 10 सेकंड में ऐसा जवाब नहीं होता है। उसकी डिटेल, उसकी स्टेटस क्या है, उसके पहले उसकी कितनी बार उसकी इंक्वायरी हुई है, कितनी बार उसको पनिशमेंट दिए है, ये आखिरी वाला मौका है कि और कुछ है, तो ये सब डिटेल देख के होना चाहिए।
और कितने दिन सोबर है, कितने दिन सोबर रहने के बाद में वो अभी ये जवाब देने वाला है, ये सब चीजें देख के फिर जवाब देना पड़ेगा। ऐसा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, गो राइट एंड देन लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, ऐसा नहीं होगा। थैंक यू, ओवर। राइट। एक और क्वेश्चन शीतल भाई, क्योंकि आपको इस चीज का काफी एक्सपीरियंस होगा। अगर कोई न्यू कमर है और अक्सर अपने काम के जगह के लिए, काम के लिए ना कंप्लेन करता रहता है कि बहुत स्ट्रेसफुल है, मेरे साथ में गलत व्यवहार होता है, वगैरह वगैरह, और इसकी वजह से मेरी सोब्राइटी खतरे में आ रही है, तो उसे आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, एक आसान तरीका है भैया, नौकरी छोड़ दो, घर पे बैठो आराम से। जब कड़की लगेगी, पैसे के वांदे हो गए, तंगी हो जाएगी, तो चुपचाप वहीं जाके सॉरी सर बोलेगे और काम चालू करेगा। एकदम आसान तरीका। तुम्हारे हाथ में दम है, राइट। नौकरी छोड़ दो और चुपचाप घर पे बैठो। जब कड़की लगेगी तो वापस जाओ, सॉरी बोलना और काम पे चले जाओ, चालू होना। ये आसान तरीका है। दूसरा तरीका है कि बिल डब्ल्यू कहता है, 2 स्टेपर से 12 स्टेपर जब तक नहीं होगे तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। ये जो कुछ मिल रहा है ना अभी, पेड़ पे जाके एक बोर्ड लगाया, एक 12 स्टेपिंग किया, ये तो फुकट में 2 क्वार्टर वाला हिसाब है। इतनी किक मिल ही जाती है किसी भी सेवा में, या तो स्ट्रक्चर्ड सर्विस में मिलती है या अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस में। पहले जाके आप झाड़ू मारो, एस्ट्रे साफ कर दो, ये करो वो करो, कि फला बोर्ड पे लिखो, बाद में घंटी बजती है तो चाबी वापस लेके आओ, ये सब करोगे तो इसमें सब में ठीक है। लेकिन ये सब 2 स्टेपिंग वाली चीज है। 12 स्टेपिंग जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी की जो समस्या है, समस्या तो आएगी। हर 5 साल के, मेरा तो स्पॉन्सर कहता है, हर साल के बाद में, हर 5 साल के बाद में एक नई समस्या आती है और लगता है पीना चाहिए यार। तो हर 5 साल के बाद में समस्या तो आने वाली है। तुम बोलोगे काम के अंदर मेरे को मन नहीं लगता है, मजा नहीं आता है, किक नहीं आती है, किटकिट करता है, तो लगता है वापस शराब पीने जाऊं। तुमको अपना, क्या है, बिल डब्ल्यू कहते हैं, वी आर हियर टू क्लीन आवर साइड ऑफ द स्ट्रीट। हम दूसरे को सुधारने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नहीं आए हैं। तो तुम ए में आने के बाद में वर्क प्लेस में जो बाकी लोग काम करते हैं वो कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। ये सब ऐसा ही चलने वाला है। चाहिए तो तुम्हारे बाल नोचते रहो और जख्मी होते रहो, पागल होते रहो, अपनी शांति खो बैठो, या तो फिर चुपचाप सरेंडर करो और जो लोग बोलते हो सुनो। प्रमोद भाई कौन है, वो हाथ ऊपर किए, बोलो प्रमोद दादा, जी बोलो। जी जी। हाय मिस्टर मोदी। प्रमोद भाई जी, एक मिनट। दोस्तों, यदि किसी का प्रश्न रह गया है और आप श्रीधर भाई से कोई प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं। श्रीधर भाई आपसे डायरेक्टली बात कर लेंगे। जी प्रमोद भाई, थैंक यू। हाय मी प्रमोद, मी एकदा उद्या. हाय अं, प्रमोद। हा तर मी फायनान्स मध्ये आहे आणि माझा पेमेंट 12,500 आहे आणि मला जे कार लोन साठी डॉक्युमेंट्स वगैरे घ्यायसाठी जावं लागते, तेव्हा 50 किलोमीटर पर्यंत मला जावं लागते किंवा 70-80 किलोमीटर होऊ शकते. तर त्याच्यासाठी मी अकाउंट ओपनिंगसाठी 2,000 रुपये घेतो आणि बँकेमध्ये 1500 टाकतो आणि 500 रुपये मी ठेवतो. म्हणजे मला पेट्रोलला पण 500 लागते, 500 जवळपास लागते आणि तुमचा नाश्ता प्रश्न वगैरे काय, हे प्रश्न काय प्रमोद दादा, प्रश्न काय आहे? म्हणजे मी त्याच्यामध्ये म्हणजे मी त्यांना सांगतो का अकाउंट ओपन करायसाठी 2,000 टाकतो, पण मी 2,000 टाकत नाही, 1500 टाकतो आणि माझ्या तुम्ही जवळपास कुठला ग्रुप आहे तुमचा, होम होम ग्रुप कोणता तुमचा? चंद्रपूर प्रभात समूह चंद्रपूर, अच्छा. किती वर्ष सोबत आहात तुम्ही? वर्ष नाही झाले, 8 महिने झाले. हा, 8 महिने झाले. अच्छा. तुम्ही स्पॉन्सर घेतलेला आहे का? हो. हा, मग तुम्ही ह्या प्रश्नाचं उत्तर कसं आहे, आता तुम्ही जे डेटा देताय की ते मला, मी 2,000 घेतो, 1500 टाकतो, मग 500चं मला हे होतं, मग ते मला पेट्रोल टाकतात, हे सगळं जे आहे ना, ते डिटेल तुम्ही तुमच्या स्पॉन्सर बरोबर बोला. इथे मी असं अभिलाग सारखं उत्तर नाही देऊ शकणार तुम्हाला, सॉरी. थँक्यू व्हेरी मच, ओव्हर, बाय. जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक विजय राज जी का एक प्रश्न था आखिरी। विजय राज भाई, आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं विजयराज और एक शराबी, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि आत्म शांति की प्रार्थना मैं करता हूँ, पहले भी करता था, और मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ कि
जब मेरा दिल और आत्मा होती है, जब भी मैं दिल और आत्मा से प्रेयर करता हूँ। तो अब ये मेरा ये अब कहते हैं कि सुबह उठो और सुबह उठते ही प्रार्थना करो, घुटनों के बल प्रार्थना करो। तो मेरा शुरू से ये रहा है कि जब भी ईश्वर से प्रार्थना करो तो मन और दिल से करो। अभी मेरा मन और दिल और कहीं है और मैं प्रार्थना करूं तो ये जरूरी है क्या? और मेरा मन गवाही नहीं देता कि बिना मन और आत्मा के प्रार्थना करूं। वैसे अरे मेरी मत करो, ऑनलाइन मीटिंग क्यों में बोला प्रार्थना हो जाती है। नहीं नहीं, प्रार्थना करो बोला कोई, जबरदस्ती थोड़ी है यार, नहीं करना है तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोला तुमको जबरदस्ती प्रार्थना करना ही मांगता है? नहीं करना है तो नहीं करो, मेरी मर्जी भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई इसमें नियम नहीं है अल्कोहलिक सनस में कि हम सब खड़े रहते तो तुम भी खड़े रहो, हम हाथ जोड़ते तो तुम भी हाथ जोड़ो, हम प्रार्थना करते तुम भी प्रार्थना करो। कोई जरूरत नहीं है तुमको, तेरा मेरी मर्जी, पुष्पा झुकता नहीं साला बोल के तुमको जो मांगता है वो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू, ओवर। जी जी, थैंक यू थैंक यू जी। चलो, मजा आया मुझे भी पॉडकास्ट का। ये रिकॉर्डिंग गूगल मीट पे भी होता है क्या? ऐसा रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा एक बार मेरे को भी। हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे सीधे भाई, कल सुबह तक। ये जूम की जो रिकॉर्डिंग होती है वो प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो सुबह तक हम चलेगा, शेयर कर गूगल देंगे। मीट में ऐसा कर सकते हैं क्या अमित दादा? गूगल मीट में होता है क्या ऐसा? पता है कुछ नहीं, किसी? गूगल मीटिंग में रिकॉर्डिंग नहीं होती है। अच्छा, तो इसको यू जूम ही करना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा।